जनाब, सब इंतज़ार में हैं क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी लेजेंड जो है उससे गपशप लगाने वाली हूँ यहाँ पीएनसीए पे, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में। फ़ारूक कैसर साहब हैं और जो मज़े की बात है वो ये कि कल ही उनको नवाजा गया एक बहुत बड़े अवार्ड से, तो उसकी भी मुबारक देने का ये बड़ा अच्छा मौका है। जो साथ है हमारे लाइव प्रोग्राम में फेसबुक पे, तो वो अपने कमेंट्स में उनको मुबारक भी दे सकते हैं, उनसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। ढेरों बातें करनी है, बहुत डिटेल में, बहुत इंसाइट के साथ, सिर्फ वो हमने सुपरफिशियल किस्म की टॉक नहीं करनी। तो पॉपिट्री के बारे में जानेंगे, पॉपिट्री की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और साथ साथ अंकल सरगम के बारे में भी जानेंगे और फ़ारूक साहब के बारे में भी, जो अंकल सरगम से बहुत ज़्यादा बड़ी पर्सनालिटी है, वो बहुत कुछ इन कैंपस करते हैं। तो फ़ारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पीएनसीए से आपकी रिश्तेदारी बहुत है, हर किस्म के आर्ट से आपकी रिश्तेदारी बहुत है। तभी मैंने कहा अंकल सरगम से आप बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपका जो स्प्रेड है, चाहे वो विजुअल आर्ट से हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट से हो, चाहे शायरी से हो, पता नहीं किस किस चीज़ से आपका ताल्लुक़ है। तो डॉक्टर साहब, पहले मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और वो मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि आपने मेरा नाम रिकमेंड किया, पीएनसीए ने मेरा नाम रिकमेंड किया। इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। मैं ये कहना ये चाह रहा था कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं नई नस्ल के, ये हमसे बहुत आगे हैं, एडवांस हैं, और हम जो थे बड़े सादा ज़िंदगी हमने बसर की और आसान था हमारा काम। हाँ। इनके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन का अंबार है इनके आगे, इनका कैनवस बहुत बड़ा हो गया, बड़ा है। हाँ। और उसके लिए उसको compete करना तो मुझे लग रहा है कि मैं जब आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करूँगा तो फिर आपसे एक गिला है या आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि मेरे साथ मेरी बेगम को भी बुलाते, क्योंकि उसने मुझे रोकना था कि बस करो, बहुत बोलते हो तो मैं अगर बहुत बोलूं तो काट लीजिएगा, उनको एडिट कर लीजिएगा। नहीं, हम लाइव जा रहे हैं इस वजह से आप आराम से खुल के बोलिए। तो हम आज बहुत सारी पुरानी बातें भी करेंगे। हाँ, और मैं ये भी कहूँ जो हमारे साथ लाइव देख रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने फेसबुक पे ये लिंक कॉपी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। ये बातें बड़ी कीमती बातें हैं और ये लोग बड़े कीमती हैं। मैं समझती हूँ कि जितने हमारे बच्चे, जितने हमारे फैमिलीज़ और फ्रेंड्स जाने, देखें, सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहने के बाद मैं ख़ुद भी ये लिंक जो है मैं शुरू कराऊंगी बातचीत, और लिंक अपने फेसबुक पे भी डालूंगी। आप प्लीज़ स्प्रेड करते रहिए। तो फ़ारूक साहब, हम शुरू तो पॉपिट्री से करेंगे, ठीक है, या आपके तमगे से करें? नहीं अच्छा, वो तो मैंने वैसे पॉपिट्री की वजह से तमगा मिला, तो पॉपिट्री आपकी से बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, आपकी सिर्फ यही नहीं है। राइट। मगर पॉपिट्री से हम शुरू करते हैं जी। थोड़ी उसकी हिस्ट्री पे बात करें। जी, हिस्ट्री हमारी रीजन की जो है वो तो आपको पता है बहुत 4-5 हज़ार साल पुरानी। जो हमारे एरिया में वो राजस्थान की जिसे कठपुतली कहते हैं। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे ख्याल आया कि ओरिजिनल जो लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो चारपाई को खड़ा करके और उसके पीछे मियाँ बीवी ढोलक बजा रही है, बच्चा भी गोद में है, और मियाँ जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है पपेट को और आवाज़ें निकाल रहा है, तो उनको बुलाया जाए। तो मैंने उनको बुलाया, तो एक कठपुतली और सरगम का इंटरव्यू किया जो कि लोक विरसे में है और इतना मुझे मज़ा आया, मुझे खुद इन्फॉर्मेशन इतना नॉलेज मिला उनसे। तो मैंने पूछा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो डाइड आउट, क्योंकि वो फ़न जो था वो उन्होंने छोड़ के वो फैक्ट्रियों में उनके बच्चे चले गए, वो फ़न आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि जी पैसे नहीं हैं या इससे गुजारा नहीं होता। जो हिस्ट्री जो अच्छा, अब मैं इस सिलसिले में मुझे चांस भी मिला, यूनेस्को की तरफ से मुझे सिलेक्शन हुई, मैं इंडिया गया पढ़ाने के लिए। तो वो पहले तो मुझे 1 महीना उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान से कैसे पढ़ें हम, तो फलाना, ये तो हमसे छोटा है। और फिर वो आस्ता आस्ता जब मैंने घुल मिल गया, मुझे ख्याल आया कि ये तो पाकिस्तान की तरह काम करते हैं, तो मैं घुस गया। वो कंसल्टेंट था मैं, लेकिन मैं स्टूडियो चला गया खुद ही बीच में। तो फिर वो मानूस हुए और फिर इतना काम किया कि वो मेरा एक्सटेंड हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट था। ये कौन सा टाइम की बात है? ये 88 की। अच्छा। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि वो उनको मैंने बड़े आइडियाज़ भी दिए। तो मैंने कहा था, मैं जब रिवानिया में था तो वहाँ एक विलेज म्यूज़ियम होता था, तो आपके पास पपेट्री है तो आप यहाँ पर एक शहर बसाएं। हाँ। तो मैं जब 93 में दोबारा गया तो शहर बसा हुआ था, पपेट सिटी कहते हैं उसको, उनकी पुतली नगर।
और वो दिल्ली के पास है, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आप वहीं सारी किस्मों के देख लेते हैं। और उनको ओरिजिनल बंदे हैं, उनको बोला आप खुद तामीर करें अपने घर, हम जगह देंगे और वैसे ही मैनिपुलेट करें, वैसे ही शो करें जैसे आप। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप मुझे ये बताइए कि आपने आर्ट पढ़ा जी, ठीक है, एक आपकी ब्रांच जो है, एक आपका रास्ता जो है वो कॉमेडी की साइड पे आता है, ठीक है, एक आपका पपेट्री की तरफ आता है, फिर आपकी पेंटिंग वगैरह, मतलब पीएनसीए का लोगो खुद आपने बनाया हुआ है। क्या हुआ जो आप पपेट्री के ऊपर इतना आ गए, और फिर रोमानिया से पहले वाला दौर मुझे आप बताइए कि क्या पपेट्री में इंटरेस्ट रोमानिया जाने के साथ हुआ या उससे पहले था? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में टॉप किया हुआ था और गोल्ड मेडल लिया था और बड़ी उम्मीद थी कि फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। 2-3 बार मुझे उन्होंने कहा भी, मिसेस दुबाश। लोक विरसा पहले थी या नहीं, उससे पहले आप? नहीं, उससे पहले की बात है। आप कॉलेज की बात करें, नेशनल कॉलेज में पढ़ा हूँ और पास आउट कर बैठा हूँ और उम्मीद है कि जल्द, लेकिन जंग हो रही थी, 71 की बात है, जंग हो रही थी, जॉब काम मिलनी थी, तो घर वाले तंग करते थे कि कहाँ है जॉब, तुम तो कहते। बहरहाल वो फिर कॉलेज जाना, खेलना। सलीमा हाशमी हमारी टीचर थी, तो उन्होंने, शुएब साहब भी आपके टीचर? हाँ, वो भी आपके। तो मुझे वो लेके टीवी चली गई, मुनीज़ा हाशमी से मुलाकात हुई। उसने मुझे देखा, उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये डिज़ाइनर है। उसने कहा ये कद से तो डिज़ाइनर नहीं लगता। और बाद में हम उनके साथ, मुनीज़ा के साथ काम किया। मुनीज़ा के मुझे अभी कल ही एक वो मैसेज मिला अवार्ड के सिलसिले में, तो उसने एक बिग बर्ड लिखा हुआ, यानी मेरा पहला पपेट जो था वो बिग बर्ड था, सेसमी स्ट्रीट का, बी बतख। बे का प्रोग्राम था, अलिफ का हो चुका था, बे के प्रोग्राम में बतख आई, वो ऐसी आई कि गई नहीं फिर वो। और आज तक अंडे दे रही, ये भी कहना चाहिए। ये तो था, मुझे कोई इंटरेस्ट था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जॉब की जो थी एक कि जॉब करनी है कहीं पर, और एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी पपेट बनाऊंगा। कभी नहीं बनाया था, बनाया फिर वो इतना खूबसूरत बन गया, अच्छा बन गया। मैं कहने का मकसद ये कि इस पे पड़ गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें तो बहुत काम हो सकता है। फिर ऊँट की तरह आस्ता आस्ता शुएब हाशमी भी ये प्रोग्राम करते थे। मैंने कहा जी कहानी लिखें, लिखो। फिर कहानी लिखी, लफ्ज़ों की कहानी थी। उसकी कार्टून जावेद इकबाल बनाते थे, जो हमारे कार्टूनिस्ट हैं। तो वो कहानी थी कि जैसे चे की 4 चोर चांदनी रात में चुपके चुपके चने चबाते, चे से ही सारा काम, और पूरी कहानी होती थी। फिर वो हुई तो फिर एक दफ़ा गाने की ज़रूरत पड़ गई, तो शुएब साहब ने कहा किससे लिखवाएं? तो सलीमा ने कहा ये लिखता है, तो इससे तो पहला गाना लिखा रावलपिंडी से आई रेल, जो कि नईरा ने गाया। अच्छा, इस तरह ये ना टीम बनती गई, हमें तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वो शुएब साहब के सुपरविजन में और बड़े एक समीना आ गई, इरफान खूसट आ गया, नवीद शहजाद आ गई। इनसे हम बड़े जलते भी थे कि ये आ गए हैं तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे। बाद में इतनी दोस्ती, इतना कुछ सीखा इन लोगों से। ये एक टीम बन गई, ये बनती है। जब ये बन जाए तो फिर काम भी मिलता है, ग्रूमिंग भी बड़ी होती है ना, ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है पूरा का पूरा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब लोग जो है ना वो थोड़े सेपरेट हो गए हैं। हैं बंदे अब भी वैसे ही वेट है, लेकिन वो अब मुख्तलिफ, शायद पहले एक जगह लगता था, एक जगह हैं सारे। और गाने का भी हुआ। एक बार मुझे गाना फैज साहब लिखते थे सच गप में, तो वो गए हुए थे ढाका। अच्छा। तो मुझे कहा कि फैज साहब ने कहा तुम लिखो, मैंने गाना लिख दिया। वो गया टीवी पे, टीवी वालों ने कहा कि सब स्टैंडर्ड पोइट्री है और ये इसमें तो सिर्फ फैज़ की चलती है। तो हम वापस आ गए। अच्छा। मैं और अरशद गए हुए थे गाना। तो शुएब साहब से कहा, उन्होंने कहा मिलाओ फ़ोन मिलाया, बाद में आपको बताऊंगा वो कौन साहब थे। वो बाद में मानते, कहते नहीं मेरा तो ये फेवरेट है। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन किया कि तुमने फैज़ साहब की पोइट्री को सब स्टैंडर्ड, कहता सर ये फैज़ साहब की। मैं भी कहूँ कि मुझे कहीं और माफ़ कर दें, फलां फलां वो गाना चला, वो नईरा ने गाया। अच्छा। कोमल कोमल, बाद में नाजिया ने भी गाया। वो तो बहुत खूबसूरत गाना है। मेरे कहने का मकसद कोमल कोमल पलकें को, जो कुछ हमने किया, अगर हमारे मेंटर हमें थपकी ना देते, हमारे टीचर हमें थपकियाँ ना देते, तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। ये इनका बड़ा एहसान है, जो हमारे जो हमें गाइड करते। आप में कॉन्फिडेंस था, आपको बैक करते थे जी। आप वो बैक करना ही तो सारी चीज़ें, वरना मना करते थे तो हमने इस फील्ड में होना ही था। तो इस तरह ये शुरू हुआ और इत्तेफाक से कह लें, फिर मैंने सोचा कि इस पे गौर करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए।
फिर वो डेफिनेटली मैं रोमानिया से जब पढ़ के आया, वहाँ मुझे बड़े थिएटर्स में खुद जाके मिला और वहाँ सीखा भी बड़ा कुछ। स्कॉलरशिप पे गए थे? जी स्कॉलरशिप पे गया था। अच्छा। एक स्कॉलरशिप जो फर्स्ट आता है नेशनल कॉलेज में, उसका ड्यू होता है। तो वो जंग हो रही थी उस वक्त, तो रुक गया। फिर मैंने जॉब की, तो जॉब करते ही पहले साल ही उन्होंने मुझे कहा कि चीन जाओगे या यूरोप जाओगे, रोमानिया। तो बड़ा शौक था कि हमने कहा पहले यूरोप देखते हैं। हाँ। कभी गए नहीं थे बाहर, तो रोमानिया का लिख दिया। बाद में मुझे अल्लाह ने चीन जाने का भी चांस दिया, और फिर उन लोगों से बात कहने का मकसद है कि जो आपसे अल्लाह ने काम करवाना होता है वो ड्यूटी लगा देता है। हाँ। और वो काम अगर आपने एक नियति से करें तो बैक फिर वो करता है आपके, वसीला कुछ बन जाता है। अच्छा, आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, आप बेशक थोड़ा सा साथ लेते जाइएगा। वैसे तो मैंने आपसे इतनी बातें करनी है कि आपको शायद मैं मौका ही ना दूं। वही मैंने कहा काटने का आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि आप फिक्र ना करें, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, मैं एक छोटा सा वाक़या, मैं हैदराबाद में कहीं चीफ गेस्ट था, तो मेरी बेगम साथ गई हुई थी। तो मैं तकरीर कर रहा था, तो तकरीर के बीच में एक आवाज़ है, या बस भी करें, और वो रिकॉर्डेड है। तो मैंने कहा जी अब बस करना पड़ेगा, क्योंकि बेगम ने कह दिया। यकीनन इतना कुछ है, इतनी स्टोरीज हैं, इतने लिंक्स हैं, वो दिल करता है कि आप बता दें। एक और ऐड करता हूँ, ये भी आपको जी, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि मैं वॉक करता था, तो मुझे रास्ते में मिलती थी नजमा नजम, फर्स्ट वाइस चांसलर फातिमा जना यूनिवर्सिटी। तो मुझे कहती थी फारूक अपना आर्ट तुम अपने साथ ही ले जाओगे, क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते? मैं कहा जी आप पिंडी में, मैं गाड़ी चलाता नहीं, इतनी दूर मैं कैसे आऊँ, आप जब इस्लामाबाद आएंगी मैं रोज़ आया करूँगा। अच्छा, वो मैं टालता था उनको। हाँ। एक दिन उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, हाँ मैं फंस गया, मैंने कब तो जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी एक सेमेस्टर के लिए, उन्होंने कहा जी ठीक है। अब एक सेमेस्टर के लिए गया, वहाँ टीचिंग शुरू की। 10 साल में उन्होंने छोड़ा ही नहीं। वो फिर मेरा बाईपास हुआ तो मुझे बहाना मिल गया। लेकिन वो क्यों 10 साल गया, वो क्यों एक सेमेस्टर की? मैंने जो बच्चियों में टैलेंट देखा, वो मैंने कहा अगर मैं टीवी के लिए करता तो मुझे तो कभी रिस्पांस मिलना ही नहीं था। इनमें जो ये डेवलप करती हैं, जो ये सोच है इनकी, कमाल, मैं हैरान हो गया। और फिर रास्ता रास्ता उनका सिलेबस चेंज कर दिया, उनका स्टाइल चेंज कर दिया। मैंने कहा कोई नकल शक्ल, सब साथ बैठ के डिस्कस करके, नकल अलाउड है। हाँ अलाउड, क्योंकि आपने अपने दिमाग से लिखना है। क्रिएटिविटी तो ऐसे ही आती है ना। फिर आप जैसे लोग मिले, फिर आपने गाइड किया, फिर और हमें हौसला हुआ कि नहीं। आप लफ्ज़ गाइड तो ना बोले मेरे साथ, मैं तो हम लोग तो आपके साए बड़े कुछ हम सीख लेते हैं। नहीं बहुत वो उससे बच्चियों को स्पेशली, और जो फील्ड में है उनको बड़ी इंकरेजमेंट हुई कि जो काम आप कर रहे हैं। देखें ना, एक खातून, हमारे यहाँ खातून का तस्वर हो रहा है, बस घर में रहना है, बच्चों की देखभाल, वो भी करते हैं आप, मज़े की बात है। और उसके बाद फिर ये है कि फिर आपने ये काम किया, और इसमें मुझे डॉक्टर में आपको वो नहीं, लिटरेचर का नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप डॉक्टर फ़नून लतीफ़ा की हैं। ये जो मर्ज़ है जो इसमें जो हमें लग गया हुआ है, उसका इलाज कर रही है। मैं जो हमारे साथ है फेसबुक पे, उनको साथ ये बताती चलूँ कि फ़ारूक साहब की पूरी क्लास आया करती थी लोकवर्सा जब मैं हेड कर रही थी। और इस कदर इंटरेस्टिंग वो गुफ्तगू होती थी, उनको हम पूरा एक टूर देते थे, फिर उसके बाद फ़ारूक साहब का टॉक था, साथ मेरा टॉक होता था, तो हम बड़ा शेयर करते थे, मज़े की चीज़ें उनसे पूछते। एक नया एंगल दिया, कई तो पहले आ भी चुकी थी। हाँ। तो मैं उनको कहता था कि कैलीग्राफी क्या है? सर ये कैलीग्राफी अरबी है हमें। मैंने कहा तुम इसको छोड़ दें कि इस ज़ुबान है। कल सब बच्चियाँ नून लिख कर लाएँ। हाँ। ये किस किस्म का, ये क्या काम है, वो लेकर कहीं वहीं लिख देते थे। मैं उन्हें बताता था कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि आप में बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि नून ये जो कैलीग्राफी नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा फलसफा है। हाँ। और ये आपका हाथ का कंट्रोल या आपका ज़हन का कंट्रोल है। फिर बड़ा वो हमारी स्वाति दरवाजे, फिर वो बड़ा मज़ा बच्चों के लिए, पगड़ियाँ, हमारे म्यूज़िक, और ये कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है। वो तो इतना इंटरेस्टिंग बना देता था कि वो कहते थे कि हम आपके अलावा भी आएंगे। मैंने आपके स्टूडेंट से बहुत बात की, और वो इतना एंजॉय करते थे आपका कोर्स, इतना, क्योंकि उसमें बोरिंग लेक्चर्स नहीं होते थे, आप उनसे सवाल पूछते थे। और ये क्रिटिकल थिंकिंग है जो हमारे बच्चों के, वो कहते हैं ना, जहन के ग्रूव्स बनाती है। सिलेबस से निकल के आपके सिलेबस समझे ही ना इसको, आप इसको एक आम जो गुफ्तगू है या आम जो आप सवाल पूछते रहते थे, तो वो सोचने पे मजबूर करते हैं ना। वेरी ट्रू। अच्छा, अब आप ये बताएं थोड़ा सा लोकविरसा का चैप्टर। जी, आप लोकविरसा में भी रहे जी, वहाँ म्यूजियम में आप जी, मैं म्यूजियम में इंचार्ज था। म्यूजियम मैंने ही बनाया, शुरू का था। हाँ। मिसेस फैज़ के साथ जाके थोड़ी सी बातें बताएं ना। मिसेस फैज़ से हमें बड़ा डर लगता। फिर मिसेस फैज़ का सबसे बड़ा कारनामा, ये सबसे बड़ी बात, मैं पास आउट कर बैठा था,
घर से हम जाते थे कॉलेज में कोई खेलने, टेबल टेनिस वगैरह। तो एक दिन मिसेस फैज़ मिल गई, उसने कहा फारूक इधर आओ, एक काम करो, ये एक इंसिग्निया बनाओ, लोगो बनाओ। अच्छा। मैंने कहा जी किसका? जी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। बहुत अच्छे। हाँ। तो मैंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा ये इदारा तुम्हें नहीं पता, ये बन गया हुआ है और फैज साहब इसके चेयरमैन हैं और 2-3 महीने से वो काम कर रहे हैं। हमने कहा जी नहीं, हम खैर तो हम पर उससे बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता शायद। हाँ, और उनको भी बेसिकली हम जाहिल भी थे थोड़े से। तो मैंने कहा कि मैडम इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक नहीं है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स। हाँ। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि दी आर्ट्स क्यों है। हाँ। फिर समझ आई कि अच्छा फिर फिर मैंने 2 बनाए जो मुझे पसंद था, पहले वो दिखाया, उन्होंने कहा और नहीं एक ही, मैंने कहा नहीं एक ये भी है, वो दूसरा दिखाया जो कि बाद में सिलेक्ट हुआ। तो उन्होंने वो कहा कि मैं ले लूँ तुम्हारी स्केच बुक। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो वो फैज साहब को दिखाई उन्होंने और मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैंने तो ऐसा बनाया ना जो एक्सप्लेन उन्होंने किया, और मुझे इतना लर्न किया मैंने कि अच्छा। उन्होंने कहा ये तावीज़ है, इसमें रिलीजन है, इसके अंदर हारमोनी है, इसके अंदर नेचर है, इसमें बर्ड्स हैं, इसमें म्यूज़िक, तो बताती जाए। तो मुझे एहसास हुआ। फिर मैं अपनी बच्चियों को जब लाता, मैं कहा ये देखो इंसिग्निया, हमने तो ऐसे ही बना दिया था, लेकिन अंदर जो सोचने वाले हैं उनको डेप्थ कैसे देखते हैं फलाना। और जब आर्टिस्ट बनाता भी है तो वो सोच के नहीं बनाता, वो उसके अंदर से खुद ब खुद आपकी सारी इंसाइट और डेप्थ सारी आ जाती है। एग्जैक्टली जो चीज़ आप ड्रा करते और ये फैज़ साहब का यहाँ मैं यूँ बताती चलूँ, क्योंकि कई यंग हमारे ऑडियंस भी होंगे, कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने बहुत से कल्चरल इदारे जो हैं उनकी बुनियाद रखी, जिसमें लोक विरसा भी है, उसमें पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स भी है, और बहुत सारे और हैं, BCO कहूँ मैं। उस ज़माने में बड़े बने थे, है ना? जी हाँ, बहुत बने थे। फैज़ साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो हम बहुत एहतराम होता था। तो एक बार कोई तनख्वाही नहीं मिली तो हम चले गए उनके पास। होने का सर 2-3 महीने हो गए, कैसे गुजारा करें? अच्छा, फ़ोन मिलाया, कौसर न्यारी साहब हमारे मिनिस्टर होते थे, उनको फ़ोन किया, उनको कहेंगे मौलाना साहब ये दुकान नहीं चलती तो हम बढ़ा दें। उसके बाद कुछ बात हुई होगी उनकी, तो फिर हमें कहने लगे भाई देखो 1 महीना देख लो, वरना फिर हमारे लिए भी नौकरी ढूंढना। अब हेड ऑफ दी वो इंस्टीट्यूशन कह रहे थे, वो इनकरेज करते थे आपको मायूस नहीं होने देते। ऐसा सबकी पोइट्री भी यही है, उम्मीद रखो, उम्मीद। मगर खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आपको ऐसे टीचर मिले। बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे सामने चेंज हुआ। आपने कहा एल.एस. फैज़ साहब के साथ आपने बहुत सारा इकट्ठा किया, कलेक्शन वगैरह, थोड़ा उसका बताइए। म्यूजियम के लिए जो शुरुआत थी वो तो वहीं से जी बिल्कुल, वो थी ना बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में यूनिसेफ था, वो वहाँ काम करती थी। इधर ये आप F74 वाली बात कर रहे हैं? F62 में ये सबसे पहला। तो वो वहाँ पर बैठते थे, और वो एक किचन के साथ एक छोटा कमरा होता था, मुझे वहाँ जगह मिली। मैं वहाँ सामने मेरा एक बड़ा सा हॉल था, जो बाद में उन्होंने क्या म्यूजियम की चीज़ें यहाँ रखनी। अच्छा। तो वो कलेक्शन जो थी ना मिसेस फैज़ करती थी और मुझे साथ लेके जाती थी। तो हम वो डरते बड़े थे मिसेस फैज़ से। एक तो अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है, और दूसरा ये कि वो गोरी हैं, अंग्रेज़ हैं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग बड़े छुपा के रखना, लेकिन बहुत कुछ सीखा उनसे। और वो जो दौर था उसमें वो सीखने का अमल, उन्होंने बताया कि कलेक्शन कैसी होती है, इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, ये फोक है क्या चीज़। तो बड़ा कुछ सीखा उनसे। इंस्टीट्यूशन तो था ही नहीं कोई, उन्हीं से सीखते थे। और फिर वो सीखा हुआ फिर आगे 2 चीज़ जगहों में मैंने सीखा। एक तो फैज़ फैमिली से सारा कुछ सीखा, और दूसरा मैंने अमेरिका जाके, अमेरिका में मुझे सिलेक्शन हो गई, स्कॉलरशिप चला गया। नहीं, जाने से पहले बड़ा शोर मचाया कि इस उम्र में मुझे पढ़ने क्यों बुला रहे हैं, भाई तो पढ़ाने की उम्र है। नहीं आप देखिएगा, आपको हम बड़ा कुछ, हमने आपका काम देखा है। तो चला कम्युनिकेशन में, अब मैं चला गया। अच्छा। वहाँ पर चला गया तो बहुत ही मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं जवानी में यहाँ क्यों नहीं आया। उनका स्टाइल ही कुछ और है, वो ऐसा सिखाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं जो वो फिर मैंने अप्लाई किया यहाँ फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में। एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने कि आपने करना है, मैंने देखना है, आपने करना है, मैंने देखना है। उनको कॉन्फिडेंस होता है बनाने। जैसे ऐसे पपेट बनाए इन्होंने बच्चियों ने, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मेरे भी आप बनाया करें। और फिर स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई, फिर उनको गीत, उनको कहते थे हम गीत कैसे लिखेंगे। मैंने कहा पोइट्री फैज़ वाली तो हम नहीं, वो तो अल्लाह देता है, आपको टेक्निक बतानी है कि ये गाना क्या होता है। अच्छा, गाने से निकला फिर तो काफ़ी बात लंबी हो गई है। जब हमने ये कलियाँ शुरू किया, ये मुझे बताइए कौन से सन में शुरू हुआ था? कलियाँ 76 में। 71 में मैंने अक्कड़ पकड़ किया लाहौर में। फिर मैं स्कॉलरशिप पे रोमानिया चला गया, फिर वापस आया
तो यहाँ रावलपिंडी से आगा साहब ने, आगा नासिर ने बुलाया ना कि आगा साहब इधर आओ, वो शुरू करो पपेट का प्रोग्राम जो तुम लाहौर करते थे। अच्छा जी, तो क्या करो, अकेला मैं चलाने ना, आपको मैनिपुलेटर सरगम बनाया। अच्छा, सरगम बनाया अपने टीचर मिस्टर मोल, पहला मग्गा उधर इस्तेमाल हुआ और उसको मैंने तस्वीर भेजी, उसने कहा ये क्या काम शुरू कर दिया मेरे टीचर ने। मैंने कहा ये भी फाइन आर्ट का, ये वो इसका एक हिस्सा ही है। ये टीचर रोमानिया उसकी आवाज़ भी ये थी, शक्ल भी ऐसी थी। अच्छा, वो बन गया अब सरगम जैसी। हाँ, तो मैंने कहा कि अब करें क्या, अकेला सरगम क्या करे। तो 2-3 लड़के इकट्ठे किए, मैंने कहा जुराबें उल्टी करो और आंखें लगा दी। मैंने कहा आपने मुंह हिलाना है और आप ये सरगम जो है, पहले इसका नाम था प्रोफेसर सरगम, वो मेरे प्रोफेसर। तो टीवी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, एजुकेशन के साथ लोग खफा हो जाएंगे। हाँ, फिर मैंने इसको अंकल कर दिया। तो मैंने कहा ये सरगम है, इसकी 7 सुरें, इसकी शागिर्द हैं, उनको पढ़ाना है बस। तो म्यूजिक से ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ और ये इतना इफेक्टिव हुआ बाद में। आप अराउंड होंगी फौजिया 45 साल हो गए हैं 1976 को, उसके जो गाने लिखे हैं वो लगते हैं आज के दौर। आप मेरे से सुन लें सारे। मुझे याद है। और नहीं, कई तो ऐसे मैच करते हैं, लगते हैं कि आज के दौर के लिखे हुए। कोई आपने दिखाना है हमें? जी मैं, हाँ मैं हमने अच्छा अब शुरू किया बच्चों का। अच्छा, अब बच्चों के लिए किया तो बाकी छोड़ देते हैं स्क्रिप्टिंग वगैरह। बच्चों के लिए जब ये शुरू किया तो पता ही चला कि जो गाना लिखता हूँ मैं और वो जो गाना गाते हैं वो बच्चों को याद रहता है। हाँ। और वो तो मैसेज, तो गाने में मैसेज दिया। तो फिर सबसे पहला ये काम शुरू किया कि जितने भी नामवर सिंगर थे पाकिस्तान, तो वो देखते थे प्रोग्राम और आ भी जाते थे, तो उनको बुलाते थे हम और उनसे गाना। तो पहला गाना इसमें है जो सेलेक्ट किया, गाने तो बेहतर 3000 के करीब हैं। तो पहला गाना जो है वो आरफा सिद्दीकी का जो मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा। काम के ऊपर है कि काम करना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा है? ये सेकंड पे है, काम करो काम भी सुना दे जरा। या नंबर 1 हम चलते रहते हैं, आगे हम जाके सुनाते हैं फिर आपको। अच्छा, ये आपके साथ तो बुशरा भी, टीना भी सब आए। हाँ जी, बहुत ही लोग आए हैं जी, बहुत लोग। तो ये एक पूरा तरीका था कि वो आ जाती थी और पपेट्स के साथ बैठ जाती थी। और आप फिर जी चले सुनाइए फिर। और क्या भी पलिए लोग के रोटी भी मिलेगी। Education through entertainment is what Farooq Kaisar has achieved through the popular puppet Uncle Sargam in Pakistan. Uncle Sargam has become a household personality to 2 generations of Pakistanis. The national television of the country has been showing these puppet-based programs since 1971. The emphasis has been on messages related to health and education. अच्छा, ठीक है। अब हमें फिर 1 सेकंड भी लगा दो ना जरा, क्योंकि हम थोड़ा देखें किस तरह सिंगर्स बैठ के तो गाया करती थी ना। हाँ। क्या काम कहने आया था रोले को, काम ही भूल गया हूँ। हाँ, याद आ गया। रोले, यस सर। ये बताओ कि दुनिया में नाम किस चीज से बनता है? सर जी अफसरी से बनता है। वो अफसरी तो आनी जानी चीज है। तो फिर काम से बनता है सर। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, बदतमीज काम किया करो। काम ही तो कर रहा हूँ सर जी। मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है, रोला ग्रुप, जो मौसीकी का काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। चलो ये भी ठीक है, मगर आज इसमें गाना कौन गाएगा? सर जी इसमें आज आपकी, मेरी और हम सब की पसंदीदा गुलकारा आरफा सिद्दीकी हमारा साथ दे रही हैं। अच्छा, हाँ जी। आरफा जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं सरगम बाबा? बाबा कह दिया आपने मुझे। क्या मतलब, बुरा लगा आपको? नहीं, बुरा उसको लगेगा जो बाबा होगा। माय नेम इज अंकल सरगम एंड आई एम वेरी हैंडसम। ये बताइए आरफा जी कि आज अपने गाने में आप क्या पैगाम दे रही हैं बच्चों को? मैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को काम और सिर्फ काम की तलकीन कर रही हूँ। ये अच्छी बात है। वैसे ये तलकीन मूंछों वाले बच्चों को देनी चाहिए। मैं तो काफी ट्राई कर चुका हूँ, मेरी तो कोई नहीं मानता। अब आप ट्राई करके देख लें। जी अच्छा। रोले, यस सर। क्यों दो? ठीक है जी। 1 2 3 4।
वाह जी, क्या मज़ा। तो इस तरह वो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बेहतरीन तरीका है। हाँ। कि म्यूज़िक भी आ जाएगा, रिदम भी आ जाएगा और गाने भी, और वो रिपीट करेंगे और वो गाते हैं जैसे रिदम। सबसे बड़ी हमारी मिसाल कुरान है जो रिदम में है, और वाहिद किताब है जो हिफज हो जाती है वरना कोई दुनिया की। तो ये बहुत बड़ा असर था और फिर इसको हमने अपनाया, फिर कहाँ लेके गए, फिर आगे। और आप सिंगर्स में बताएं, टीना ने मुझे पता है आपके साथ टीना गाया, ने गाया, बहुत से सिंगर्स, नैयरा ने गाया, बुशरा ने गाया, नैयर ने गाया, अच्छे सिंगर मुझे याद है बहुत सारे आपके गाने। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कलियां आगे कहाँ चला? क्योंकि कलियां जो था कहने को पपट शो था, कहने को बच्चों के लिए था, मगर सारे बड़े देखते थे और इतना मजा आता था। वजह ये है कि हमें बच्चों से कभी रिस्पांस मिलता है तो बड़े ही तनकीद करते थे, बड़े ही डायरेक्टर देख रहे हैं, तो हमने फिर उसको फैमिली प्रोग्राम बना दिया। हमने कहा सबका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, हर एक का इसमें होना चाहिए। तो फिर वो वही बड़ा कामयाब हुआ उसमें। हम मेरा मज़े की बात है कि इतने साल से काम, मेरा प्रोग्राम कभी सेंसर नहीं हुआ, उसकी वजह कि मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार उन्होंने मुझे बुला लिया, टीवी ने कहा कि वो असेंबली में क्वेश्चन हुआ है तो उसका जवाब देने, तो मैं गया। मैंने कहा जी वो तो चल चुका है, देखा प्रोग्राम, देखा। बेअदब क्लास होती थी हमारी एक, मुझे उसमें था कोई क्वेश्चन था जिसका जवाब वो मज़ा में दे रहा है, और तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि देखें ये तो प्रोसेस होकर गुजर के जाता है, स्क्रिप्ट एडिटर, फिर जीएम और पीएम, ये वो। तो वो मुझे जो आए थे जो असेंबली से, तो मुझे कहें सर हम खुद बड़े फैन हैं आपके, तो आप इसका क्या? मैंने कहा जी इसमें मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मीनिंग जो है इसकी जो है वो मैं उसमें ठीक हूँ, क्योंकि मैं एक मैसेज भी दे रहा हूँ और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सेंसरशिप में। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद बाज़ औक़ात ना एक दौर था, बाज़ औक़ात उसमें मीनिंग निकाल लिए जाते थे, वो निकाल लेते थे। ठीक है, आगे बड़ी मज़ेदार भी आएंगी कि हमने फिर इससे बढ़ गए। अब ये प्रोग्राम जो है ये बच्चों से फैमिली प्रोग्राम से फिर ये और भी आगे बढ़ गया। फिर हमने जो प्रोग्राम किए वो सरगम के ही इर्द घूमते रहे, सरगम फिर सरगम। तो पूरा पॉलिटिकल तबसरा भी होता था। Exactly होता था। आप जो करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम थे उससे ज्यादा पॉपुलर आपके प्रोग्राम हो गए। अच्छा, वो मुझे फिर ये भी लगा कि इसमें एक तो वो नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, इसमें लोगों के दिल नहीं तोड़ने चाहिए, कि किसी से इख्तलाफ तो है नहीं, हमें सिस्टम को ठीक करना है। तो सिस्टम पे बात करते, इसमें हम सबसे पहले हम शामिल होते थे कि हमारा। तो फिर ये अच्छा रहा, ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा रहा, लोगों ने रिस्पांस भी बड़ा दिया है इसका, और मुझे ये फिर इसकी टीचिंग भी मैंने की। फिर इसके बाद तो ये सिलसिला एक चल पड़ा, इंग्लैंड, बड़े मुल्कों में गया और बड़े मुल्कों में शोज़ किए। अभी पिछले एक आपसे मैं इन कैरेक्टर्स के बारे, सरगम तो समझ आई कि इंस्पिरेशन आपके टीचर की है, उसका हेयर स्टाइल वगैरह ऐसा ही था शायद जैसा था। अच्छा, फिर उसके बाद हैगा आया, फिर उसके बाद नोनीपा आया, फिर उसके बाद रौला आया, बहुत सारे आए। तो वो कहाँ से आते थे? ये फैक्ट्री थी कोई आपकी? दूसरा जो पपेट बना वो हैगा का था। हाँ, हैगा का था। अच्छा, उसमें था कि हमने लाहौर में थे तो गाने में लिखा करता था, तो फैज साहब ने कहा कि एक धुन बनी है, इस पे गाना लिखो। तो वो था मौसम सुहाना है, फिर एक गैप बच जाता था, तो इसका क्या करें, मौसम सुहाना है, मौसम पे था गाना, तो फिर मौसम सुहाना हैगा। अच्छा, वो लैंग्वेज है हमारी, आपके जूनागढ़ में बहुत जगह बोली जाती है। तो फिर वो हैगा जो है वो ऐड हो गया। अब हमने कहा इसका पपेट, अब मैं जब छोड़ के वापस आया पिंडी में, रावलपिंडी, वहाँ से शुरू किया, तो हैगा मुझे याद था। मैंने कहा हैगा का पपेट बनना चाहिए, हर बात में हैगा कहेगा। तो सुबह हैगा, शाम हैगा, जैसे दूध, पानी में दूध, सारा उसका तकिया कलाम। उसके लिए एक हमारी प्रोड्यूसर थी बुशरा, अभी भी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी ज़बरदस्त प्रोड्यूसर बुशरा रफ़ीक। उन्होंने कहा कि एक लड़का है वो इंटरेस्टेड है, तो उससे टेस्ट कर लो। हमने टेस्ट किया, वो बड़ा, ये आवाज़ के लिए, आवाज़ के लिए मेरी बड़ी जमहूरी तरीके। बाद में जब बहुत पपेट हो गए, 120 के करीब मैंने बनाए, 20 पॉपुलर हुए, उनकी आवाज़ें मैं पपेट बना लेता था और कहता था इनकी आवाज़ निकालो, और बाकियों से पूछता था, और जिस पे सब कहते थे ओके करते थे वो। तो वो लड़का ठीक था। डेमोक्रेटिक सा आपका था सारा है। जब बाद में पता चला कि वो तो बुशरा का भाई है सगा, राशिद खान, और बहुत टैलेंटेड बच्चा था। वो सिर्फ हमारे प्रोग्राम के लिए आया
हाँ। उसका एक्सीडेंट हुआ 1 अप्रैल को और वो रुखसत हो गया। और बड़ा दुख हुआ हमें, और हमने हैगा की आवाज़ें और भी निकाल लेते थे, नासिर भी निकाल लेता था, लेकिन नासिर इकबाल बहुत फिर आस्ते आस्ते बड़े लोग आए। और सबसे अच्छा तरीका ये था कि इनको इन्वॉल्व इस तरह करो कि ये इंटरेस्ट लें, ये खुद बीच में डर, तो बहुत सी बातें मैं उनके साथ बोला करो, इम्प्रोवाइज करो, इम्प्रोवाइज। हाँ। उसमें मैं देखूंगा कि ये जाना चाहिए कि नहीं। अपना अपना तो क्या ग्रुप में बैठ के फिर आप लिखते थे, कैसे करते थे? लिखता था मैं अकेला था। अच्छा। डिस्कशन जब करते थे हम उसकी, या रिहर्सल जिसे कह रहे हैं, तो वो उसमें अच्छा, उसमें कुछ लोगों को फिर पता चला कि अच्छा ये नासिर इकबाल की एक बड़ी कमाल, वो ऐड करता रहता था उसमें। फिर एक जिसने ऐड नहीं किया और सबसे अच्छा आर्टिस्ट था वो बाबर नियाज़ी, ऐड कभी भी नहीं करता था, लेकिन उसको जो काम दें तो फैल साहब का बेटा, अब इस तरह के करते, फिर शाजिया, फिर उसके बाद बुशरा, उसके बाद आस्ते आस्ते लोग आते गए, और सारे ही टैलेंटेड लोग थे। और उससे हमने डेफिनेटली उनका ये काम किया, इनसे जब करवाया, जिसने भी जो पपेट किया वो उसी ने उसमें जान डाली, वो इंटरनलाइज कर लेते थे, है ना? हाँ। तो उसके लिए बड़ी चीज़ जरूरत है पपेट। अगर ये फिर भी मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये क्रिएशन कहाँ से, आप अकेले बैठ के सोचते थे? मैं अकेले करता था, अकेला ही बड़े मजे मजे के कैरेक्टर्स आपके हैं। जी हाँ, और ऐसे हैं जिनसे इतनी इतनी दुनिया रिलेट कर सकती है ना, आइडेंटिफाई करती है। अब कुत्ते का कैरेक्टर आपने बना लिया, हाडराम जो था, है ना जी। और वो हाडराम हमने कहा था कि जो हमारे सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं ना, जो हाडराम का मतलब है कि टालना काम को। जी बिल्कुल बिल्कुल। चौकीदार था नूनी का, नूनी पाप बच्चे का, हाँ। तो कहता चोर पकड़ने का पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे, कौन से भाग के पकड़ लूंगे, जैसे हमारे, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता था। फिर वो पॉपुलर हुआ, फिर और भी जैसे ऐसे एक एक कैरेक्टर सोचना शुरू किया कि इसमें क्या। तो आखिर में आई मासी मुसीबतें। हाँ। अब मासी मुसीबतें ये थी, वो हमारे घर में एक खातून आती थी लाहौर में, और वो अम्मी को सारे मोहल्ले की खबरें सुनाती थी, और हम बड़े चिढ़ते थे कि ये कहाँ आ जाती है। तो वो जब एक दफ़ा आई तो उन्होंने कहा कौन आया, मैंने कहा ये मासी आई है, मासी मुसीबतें। तो वहाँ से वो नाम पड़ा उसका। अच्छा। मासी मुसीबतें का जो हमारा कैरेक्टर, उसका असल नाम ये नहीं है। हाँ। उसको सरगम कहता है छेड़ने में, और हाँ। वो सरगम से बड़ी लगती है उसकी, और सरगम को आपस में नोक झोंक एग्जैक्टली, जो कि। और फिर एक आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि फिर एक कैरेक्टर हमारे हाथ से निकल गए। इनको मैनिपुलेट करना, इनको स्टोरियाँ बनाना, ये लोगों के हाथ में, पब्लिक में चला गया, क्योंकि इसको चलते हुए जब 8-10 साल हो गए प्रोग्राम को, तो लोगों ने ऑन कर लिया। हमने हाँ। एक प्रोग्राम में सरगम की शादी करवा दी। 5000 उस ज़माने में ईमेल वगैरह नहीं था, ख़त मिले हमें कि ये किया आपने सरगम की शादी। तो अगले प्रोग्राम में मुझे लिखना पड़ा कि वो ख्वाब देख रहा था। तो ये पता चला फिर मैनिपुलेट, हैंडल फिर लोग करते हैं उनको जिसमें देखना चाहते हैं। फिर सरगम की एक पर्सनालिटी बन गई, मासी की बन गई, नोनी की बन गई, हैगा की बन गई। ये करते क्या है, ये हमारे माशरे के लोग हैं, और ये अपना अपना रोल अदा करते हैं। आपको खतूत से आती थी फीडबैक? जी। तो आप मुझे बताएंगे कि किस किस्म के आपको कमेंट्स आते थे? गुस्सा भी करते होंगे, खुश भी होते होंगे लोग? ज़्यादातर ना मैंने बहुत कम, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ, बहुत कम लोगों ने नेगेटिव या क्रिटिसिज्म ऐसा किया जो मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें ये करो। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते थे कि जो टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं कि वो क्यों नहीं आता, उसको क्यों कम कर दिया। अच्छा, ऐसा है, अपने फेवरेट कैरेक्टर की। और फिर वो बहरहाल वो कहने का मकसद है कि लर्न बहुत। मैं आपको बताऊं मेरा फेवरेट कौन सा? जी, हैगा। अरे जबरदस्त, वो उसके गाने मुझे पूरे याद होते थे। एग्जैक्टली ऐसे ही। और वो हैगा सरगम की जोड़ी थी। जी बिल्कुल ऐसे। फिर यूनिसेफ में मुझे जब जॉब मिली तो मैंने जो बुकलेट्स लिखी तो हैगा सरगम के नाम से लिखी। अच्छा। और वो मशहूर भी मेरे ख्याल है ये दोनों सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद फिर एक लड़का आया जिसको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था, तो उस बेशुमार ख़त लिखा करता था बुशरा को। अच्छा। बुशरा रफ़ीक को, जो हमारी प्रोड्यूसर थी, तो वो उन्होंने कहा कि फारूक इसको बुलाओ किसी दिन, ये कौन है, पीछे पड़ गया ये। हमने बुलाया, उसका बड़ा बच्चों ने, दूसरे लड़कों ने रिकॉर्ड लगाया, राशिद ने, बाबर ने, नासिर ने, इन्होंने रिकॉर्ड लगाया। तो वो बेचारा डटा रहा। मैंने कहा अच्छा चलो तुम ऐसे करो, तुम्हें आवाज़ तुम्हारी ठीक नहीं है। हाँ। तो तुम मैनिपुलेट किया करो। और वो फिर पपेट मैनिपुलेट करता था। उसके बाद फिर एक दिन मुझे कहने लगा सर मुझे भी चांस दें कोई इसमें। तो मैंने कहा देखो मैंने कहा क्या कहता है लाइव। मैंने कहा लाइव जो बंदा हमारे बच्चे करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उन्हीं को मैं चांस देता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें बड़ी प्रैक्टिस करनी। अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, तुम्हें मैं
अगर एक मेरी बात मानो, एक ऐसा करेक्टर दूं जिसको तुम चलाओ, वो सरगम के साथ रहे, तो तुम मेरे साथ हर जगह जाओगे। वो रोला था। और रोला फिर गया, फिर दिलीप कुमार का शो किया, फिर मोहम्मद अली के और फिर नदीम के लिए शो, बड़े तो बड़ा खुश होगा उसका साथ रहा। हाँ, उसकी तो उसने लर्न भी बड़ा किया। फिर उसको फिर मैंने कहता लाइव आना है, फिर वो लाइव उसको लाया। अफसोस की बात है कि 15 दिन पहले उसकी डेथ हो गई अमेरिका में। और बहुत उसका कंट्रीब्यूशन है, नुसरत इकबाल का नाम, और उसने ज़ीरो से चढ़ के तरक्की की और बहुत एडवांस, बड़ा। आपकी टीम के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग रहे ना थ्रू आउट, आपस में जो आप आपस में जी एग्जैक्टली। तभी, वरना बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है जो टीम वर्क होता है ना, फिर स्प्लिट, ज़रा पॉपुलैरिटी आ जाए स्प्लिट हो जाता है, उसका एक नंबर 2 बन जाता है, फिर वहाँ से स्प्लिट होता है तो 4 बन जाते हैं। राइट, हम तो चाहते थे ये बढ़े, ये काम बढ़े किसी तरह, और ये फैले और इतना। मगर अभी तक आपके साथ है, यानी अब आप लाइव साइज नए भी आ जाते हैं बच्चे, अब लाइव नए भी आ गए हैं। फिर मजे की बात है कि बड़ी चीज़ें, अजीब चीज़ें भी होती हैं। जिसने सरगम पहना, मास्क पहना, वो अमेरिका चला गया। नासिर ने पहना, नुसरत ने पहना, कुरैशी ने पहना। अच्छा, ये कोई खास जादू था उसका? पता नहीं क्या बात। अब जो आज पहन रहा है वो वेट कर रहा है, जो आजकल पहनता है ना बच्चा। वो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारा किस दिन आना, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम भी चले जाओगे। कौन है आजकल पहना? आजकल बाबर जी, बाबर वो पहनता है। बाबर न्याजी नहीं, बाबर जो नया वाला बच्चा। अच्छा, आप क्या दिखाएंगे कुछ? हम अपने साथ अच्छा, अब हम फिर कस्टमर हो या कुछ हमने छोटा दिखाते भी जाए ना अपने। अच्छा, आपको रोटी 4 जा सकते हैं हम? हाँ जी, बिल्कुल। फारुकुल बाल सलाम अर्ज करता है। हमारा आज का मुज़ाकरा तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। मुज़ाकरे का मौजू है अहमकाना कार्रवाई, माफ कीजिएगा महकमाना कार्रवाई। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए भेजे गए हैं जनाब खाबागीर जी। इनका ताल्लुक महकमा राहे आमा से है। खाबागीर जी इस महकमे में ऑफिसी ईटिंग डायरेक्टर हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि शहर में सड़कों गलियों की खराब हालत और जगह जगह गढ़ों और खुदाई का सबब क्या है, और इस सबब को दूर करने के लिए इनका महकमा क्या कार्रवाई करता है। बात ये है मिस्टर, क्या नाम है आपका? फारुकुल बाल। फारुकुल बाल, इसका क्या मतलब है? मेरे नाम का मतलब छोड़िए, नाजरीन के मतलब की बात कीजिए। ये बताइए कि आपको सड़कों की खराब हालत का सबब क्या बताएंगे? रोटी। रोटी क्या मतलब? आपको रोटी का मतलब नहीं पता? जी, मेरा मतलब है कि रोटी का टूटी हुई सड़क से क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक है, पूछो क्या? क्या? सड़क टूटेगी, मजदूर बनाएगा उसकी रोटी। टूटी हुई सड़क पर से स्कूटर वाला गिरेगा, स्कूटर मिस्त्री बनाएगा उसकी रोटी। जख्मी डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी रोटी। टूटी हुई सड़क ठेकेदार फिर बनाएगा, हमारी रोटी। अच्छा, आप टूटी हुई सड़कों को दफा कीजिए। आप ये बताइए कि सड़कों के बीचों बीच खुदाई का काम जो बगैर प्लानिंग के होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? रोटी। पूछो किस तरह? किस तरह? खुदाई में पड़ेगा पानी का पैप, गैस का पैप। पानी आएगा तो आटा गूंदेगा, गैस आएगा तो चूल्हा जलेगा, चूल्हा जलेगा तो रोटी पकेगी। यूसी रोटी, आपकी रोटी हमारी रोटी। आप इस बात को छोड़िए, आप ये बताइए कि जो गड्ढे खोद दिए जाते हैं उनको दोबारा पुर नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है? रोटी। लाहौल वाला कुआत, फिर रोटी? हाँ, रोटी, बिल्कुल रोटी। सुबह रोटी, दोपहर रोटी, रात रोटी। पूछो किस तरह? किस तरह? सड़कों की मरम्मत और घरों की भलाई के लिए अखबार में टेंडर, अखबार की रोटी। टेंडर पुर करना ठेकेदार की रोटी, टेंडर मंजूर करना हमारी रोटी। सीधी तरह से कहिए कि सड़कों की मरम्मत और घरों की भलाई के लिए दफ्तरी कार्रवाई में 2 साल लग जाते हैं। मैं पूछता हूँ, इस काम को आसान करने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। पूछो क्या? क्या? रोटी। आपके पास रोटी के अलावा भी कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। पूछो क्या? क्या? डबल रोटी। अच्छा, जबरदस्त ना। आपने सबसे ज्यादा ना फोकस किया हिपोक्रेसीज को, और ऐसी चीजें जो सबको पता होता है और वो छुपी भी होती हैं पर उसकी कोई बात नहीं करता। तो वो जब एकदम से आप खुल के बोले तो वो लोगों को एक अजीब सी इंजॉयमेंट होती थी। उसमें थोड़ा सा आईना देखना भी होता था, थोड़ा सा आपका कहने का तरीका। ये कॉमेडी की तरफ किस तरह, मतलब कॉमेडी आप क्या क्या बात कर जाते थे जो अगर सही तौर पे करें, डिस्कशन में करें तो कभी भी हजम ना हो? कॉमेडी मैंने कभी नहीं की, मुझे लग रहा है। मुझे कॉमेडी आती भी नहीं है। मैं सटायर, जो तंज जिसे कहते हैं, वो असल में जो हमें लगा लाइटर वेन में
और कोई तरीका नहीं है। अब लाइटर वेन में फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि कैसे आप लोगों का मिजाज देखना है, लोगों की एजुकेशन देखनी है, लोग तो ये बड़ा मिक्स। हमने जब स्टेज शोज किए असल में मज़ा वहाँ आया क्योंकि फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलता था लाइव ऑडियंस और लाइव ऑडियंस के साथ। और जो मैं पीएनसी के लिए कहा था कि ये होना चाहिए, बिल्कुल। और लाइव ऑडियंस जब आपको जो फीडबैक देता है, आप अगला जो है आपका परफॉर्मेंस है उस पर बहुत असरअंदाज होता है। कोई मिसाल देना मुझे। अच्छा, फिर हमने स्कूलों में पहले छोटी सी मिसाल, हम स्कूलों में गए तो परेशान ही हो गए। मोटिवेशन, बच्चे इतना हमें पसंद। अच्छा, मैं सिंध में गया, रिमोट एरियाज में भी बहुत शोज़ किए हैं। ठट्ठा के किसी कोस्टल रीजन में हम गए, वहाँ एक शो किया। वहाँ पर गए मैं पहले रैकी के लिए, तो टीचर स्कूल जो था उसके उसने गुफ्तगू हुई। उसने कहा सर वो बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं अंकल सरगम का। मैंने कहा इनको भी पता अंकल सरगम? मुझे सब देखते हैं। अच्छा, वो बाहर निकला तो बच्चे खड़े थे, अस्सलाम वालेकुम, आप वो देखें सरगम कहाँ है। अब मैं तो सरगम नहीं, लेकिन वो तो मैंने कहा भाई अंकल क्या इंतजार का? हाँ जी। मैंने कहा वो तो नहीं आएंगे क्योंकि आप देखें ना किसी ने जूता पहना हुआ है, और जहाँ से मैं आया हूँ तो गलियाँ ही ठीक नहीं है, वो तो सरगम कैसे आएगा? वो तो नहीं आएगा। सुबह 10 बजे हमारा शो था, 9:45 बजे मुझे वो प्रिंसिपल स्कूल वाला के फारूक साहब आपको एक सीन दिखाना, बाहर आके देखा तो बच्चे नीचे बैठे हुए शो देखने के लिए, किसी ने आपा की, किसी ने अम्मी की जूती, किसी ने अब्बा का बूट पहना हुआ, सब पहन के आए हुए हैं। और कह रहे अच्छा कहते इतना असर मुझे कहते मैं। अच्छा, उसके बाद गए, उन्होंने कहा इन्होंने जिस गली से आपने उनको मैंने बताया था वो गली भी साफ की। बड़ा मज़ा आया कि अच्छा मोटिवेट करना इतना ज़्यादा इफेक्टिव में, तो मुझे फिर और बढ़ गया कि अच्छा इससे काम लेना चाहिए, इससे आगे भी। तो काफ़ी शोज़ किए रिमोट एरियाज में, ऐसी जगहों में जाकर किया, पूरा पाकिस्तान कवर किया आपने। अच्छा, अब ये देखें वापस आता हूँ कि ये क्यों कहा कि पपेट्री और कम्युनिकेशन का मीडियम सबसे आसान। कोई आपको पैराफर्नीलिया नहीं चाहिए इसके लिए, कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, एक आपने पपेट उठाना है और अपनी आवाज़ से लोगों को मतवज्जो कर लेना है। और हमने ये करके देखा हुआ। तो यही फिर टीवी में गए। अच्छा, टेलीविज़न में जब वो ये पॉपुलर हो गए, टेलीविज़न में जब जाते हैं तो फिर वो हर बंदा बच्चा, क्योंकि इसके अंदर एक आर्ट है, हमारी इंसान की नेचर है कि वो हर उस चीज़ को जो नहीं हो रही उसको देखना चाहता है। मसलन परिंदे को हमारी आवाज़ में बोलता हुआ, तोते को नहीं, जैसे हम कैसे सिखाते हैं, बड़े खुश होते हैं जी तोता उनको लिए इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह गुड़िया बोले, हम बच्चियाँ गुड़िया से बातें करती हैं। तो ये उसका एक मॉडर्न या लेटेस्ट उसका ये है कि आप पपेट बनाएं और गुफ्तगू करें। लेकिन बड़े अरसे बाद पता चला कि इसकी फैंटेसी नहीं ब्रेक करनी चाहिए। क्योंकि बच्चियां जो मैंने जिनको पढ़ाया, मैंने कहा आप एमए कर जाएंगी, सारा कुछ कर जाएंगी, जो पपेट मैंने बना के दिया उसको संभाल के रखेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगी आप। ऐसे ही हुआ। वो फिर एक बच्ची ने फ़ोन किया कि जी मैं फलां इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं पपेट के ज़रिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो कहते हैं वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, कहते हैं बीमार हों तब भी आ जाते हैं उस दिन मेरी क्लास होती है। तो फिर मैंने कहा बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन ये इनको एक्सपोज ना करो, उसको ऐसे पर्सनालिटी रहने देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई, क्योंकि वो अपने जहन में पूरी कहानी उसने बिल्ड किया, उसकी बैकग्राउंड स्टोरीज खुद ही बिल्ड की है। बिल्कुल, वो गुड़िया से बात करना बिल्कुल वही चीज़ है। तो वो उसको पर्सनालिटी समझते हैं। आप जी आज तो उसकी तबीयत नहीं है। आप यकीन करें कि मैं अब तक, वैसे आजकल के तो यंग लोगों को बहुत अच्छा लगता है हाउ टू वाली ना, क्या मेकिंग ऑफ वाली मूवीज, मगर मैं नहीं देखती हूँ। क्योंकि आप वो प्रिंसेस जो है या जो भी कैरेक्टर्स हैं, आपने पूरा उसको बिल्ड किया हुआ, आपका उसके साथ एक रिश्ता बना हुआ है। यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट। अब किसी दिन नीचे से पपटियर निकल कर आ जाए तो बच्चों का सारा वो खराब हो जाएगा। डायरेक्शन की देखें ना, पाकिस्तान में अभी मैं एजाज साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। एजाज को बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा कमाल, बड़ा नॉलेज है और बड़ी हिस्ट्री उनके, और क्रिटिक बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे याद आया कि फिल्म जो है ये एक ऐसा मीडियम है कि इसमें सारे आर्ट्स हैं। कोई आर्ट ऐसा नहीं जो मिस हो। स्क्रिप्ट राइटिंग, सेट डिज़ाइनिंग, एस्थेटिक्स, कलर, म्यूज़िक, सब जितने आर्ट, सब कुछ है। तो फिल्म इतना पावरफुल मीडियम। मैं एक कहना वही वापस आना चाह रहा था कि हमने क्या किया फिर, हमारे जो बैग, हम हर हालत में म्यूज़िक को देखें ना, अब कितना चेंज हो। पहला म्यूज़िक था, आज का म्यूज़िक, सितार का म्यूज़िक और आज का म्यूज़िक दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सितार के म्यूज़िक में तांगा था, स्लो था, टापें थी। अब तो जहाज़ उड़ता है, तो जहाज़ के साथ सितार कैसे, तो ये वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया, जो हमने नहीं किया।
हमें चाहिए था। वक्त के साथ उसको ना वक्त के साथ साथ चलते। आपका ऑप्टिमिज्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो यंग आपके स्टूडेंट्स चिपक रहे हैं ना आपके, बहुत अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज यू बिलीव इन देम। आप उनको बहुत सारा स्पेस देते हैं, उनके एक्सपेरिमेंटेशन को स्पेस देते हैं। मुझसे ज़्यादा मैं तो एतराफ़ करता हूँ, मुझसे ज़्यादा जानते हैं वो। अच्छा, मैं एक दो कैरेक्टर्स पे और इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि अभी हमारे यंगर लॉट भी देख रहा होगा, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे जो जिनको एक एक कैरेक्टर के साथ एसोसिएशन है, यू नो, उन्होंने साथ बड़े हुए हैं वो उनके। बिल्कुल सही। तो आपने मुझे हैगा का बताया, नोनी पा का बताइए, वो कहाँ से आया? नोनी पा जो था वो एक मेरे बेटे का नाम है, उसको नोनी कहते थे। अच्छा। वो मेरी बेगम लड़ती थी, मैं क्योंकि नया नया पपेट बनाता था तो कपड़े कहाँ से लाऊं, तो अपने बेटे के पहना देता था। अच्छा, पपेट मुझे डांट पड़ती थी कि वो फलां कमीज़ नहीं मिल रही, बनेगा वो तो नोनी ने पहनी हुई है। अच्छा, वो बड़ा मज़ा। हाँ। नोनी पा फिर एक बच्चा आया जो कि एक तकिया कलाम था, कर लो जो करना है। हाँ। ये तकिया कलाम भुट्टो साहब ने भी इस्तेमाल किया, यानी बड़े बड़े इतना पॉपुलर हो गया। हाँ। हमें ये खुशी हुई, वो ये नहीं कि हमें खुशी हुई कि अच्छा वो हमारा प्रोग्राम देखा है उन्होंने। और भी बड़े हर जनरल, हर बड़े बंदे ने, हर बादशाह ने, हर वज़ीर आज़म ने हमारा प्रोग्राम देखा, लाइव देखा, और हमने परफॉर्म किया। और 5 मिनट का टाइम होता था तो 15-20 मिनट हो जाते थे वो सुनते। वो कहते थे अभी करो। और मज़ा सिर्फ ये आया कि इसमें हमने वो बात जो कहनी होती थी वो इन बड़े लोगों तक पहुंचा देते थे। अब वहाँ पर बातें कुछ और होती थी। मुझे जब ज़ियाउल हक जो थे उनको भी बड़ा पसंद था ये प्रोग्राम, क्योंकि उनकी बेटी देखती थी ये। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ इनाग्रेशन करने पीटीवी की नई बिल्डिंग, तो उसमें मिस्टर हैगा भी, उनको सरगम का नहीं पता था, नाम नहीं आता था, तो वो भी होना चाहिए। तो इनको मुसीबत पड़ गई टीवी को, वो मुझे फ़ौरन बुलाया। फारूक, वो मुझे नहीं बताया कि क्यों, कहते हैं एक स्क्रिप्ट लिखो 1 सफ़े का, और उसमें ये या मेरे मौला और ये और क्या पै गया रोला और हैगा और ये सब चीज़ें काट दो, इसमें सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखो। मैंने कहा ये किस लिए, किसने, वो प्रेसिडेंट ने के लिए परफॉर्म करना है, तो बस वो 1-2-3 मिनट का काफ़ी है, तो 1 मिनट का स्क्रिप्ट। मैंने कहा तो वो यहाँ क्यों लिखवाएं, तो मैं वहाँ बोल दूँगा। कहते हैं हमें पता है, तुम तो नहीं बाज आओगे। तो हम यूं ही, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी, उन्होंने हमसे पूछा, हमने स्क्रिप्ट आगे देखी, हमने तो ये अप्रूव किया, ये अपनी तरफ से बोला है, हमने बाजा। खैर वो आया, ज़ियाउल हक आया, हमने अपनी बातें अपनी की। अच्छा। शुरू में अपनी बातें की, और ऐसी इफेक्टिव बातें थी कि उसके 2 प्रेसिडेंट डायरेक्टिव थे, वो उसने खड़े खड़े कैंसिल करवा दी। अच्छा, थोड़ा बताइए। खुद वो इस तरह था कि वो अंकल हैगा कह रहे, अंकल जल्दी है, सदर साहब आ गए हैं, आप क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं शेरवानी पहन रहा हूँ। आ गया, शेरवानी पहन के आ गया, ये अंकल आ गए शेरवानी पहन के। उसने कहा कि अंकल इतनी देर, उसने कहा शेरवानी पहनी नहीं कभी, तो बड़ी मुश्किल पहन के आए, आपका तो पसीना। कहते हैं वो ठीक हो जाएगा, सदर साहब को जाने तो मैं ठीक हो। कहते हैं उनके जाने से क्या होगा, बटन खोलता है तो नीचे 3 पीस सूट पहना हुआ है, शेरवानी, क्योंकि लाजमी करार दे दी थी ना ज़ियाउल हक ने। दूसरा उसने कहा कि मगर आप थे कहाँ से? कहा नमाज़ पढ़ रहा। उसने कहा आपने तो कभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, कौन सी नमाज? उसने कहा बस बताओ ना, लोगों को दफ्तर में नमाज 1 वक्त की लाजमी हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटर मेरा दोस्त है, मैं रजिस्टर में उसकी हाज़िरी लिखवा लेता हूँ अपनी नमाज़ पढ़ने की, क़यामत को मेरा हिसाब होगा, मैं रजिस्टर आगे रख दूँगा कि ये देखिए मेरी नमाज है। ये आपने सारा उनके सामने बोला। उसके बाद मैंने, हमारा मॉनिटर लगा हुआ था, ज़िया जलंधरी और फजल कमाल, ये खड़े हुए हैं, उनके रंग उड़े हुए हैं कि वो ये क्या, उसको तो हमने, वो किधर गया वो स्क्रिप्ट। उसके बाद हमने अपना वो जो स्क्रिप्ट था वो जब ज़ियाउल हक हंसे हैं तो सारे हंस पड़ते थे। वो बादशाह को देख रहे थे, मुझे तो देख बाहर वो बाहर निकले, उन्होंने कहा बाहर आइए, बाहर आ गया। उसने कहा कि आपने जो बातें की हैं, मैंने कहा ये हमारा काम ही ये है, ऐसा है, ये फैसले तो आपने करने होते हैं। उसने भी पीछे मुड़ के अपने पीओ ने कहा ये दोनों कैंसिल करो, इसी वक्त खड़े खड़े। ये वो काम था, अगर मैं ज़िंदगी में नहीं कर सकता था, वो एक पपेट पावर ने किया। तो पपेट पावर, फिर मैंने एक मजमून लिखा जो कि यूएन में गया, और उसका तस्लीम किया गया, जो आपने अभी देखा वो कि शुरू में कि हमने कि इतना पावरफुल चीज़ है, इतना क्या कहते हैं, नुकसानदेह नहीं है। हर बच्चा देखता है, हर बड़ा देखता है, हर एक को इंटरेस्ट होता है। तो हमने कहा कि एक ऐसा शो बनाओ, ये मैंने रोमानिया से सीखा कि क्योंकि दादा नानी अम्मी अब्बा लेकर आएंगे बच्चे को, तो उनको वो तो बोर होंगे फिर, उनके लिए भी हो। हाँ, उनके लिए भी हो। तो फिर एक हमने फैमिली प्रोग्राम किया कि जिसमें बच्चे भी लर्न करें।
और उसमें सबसे इफेक्टिव, वापस वहीं आऊँगा, वो मुझे लगा गानों में। हाँ। गाने के अंदर जो आप मैसेज देते हैं, म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक भी होता है, रिदम भी होता है और वो मैसेज भी होता है, वो लर्न कर जाते हैं। अच्छा, जो आपका रूरल एरिया में काम था, आप कहते फीडबैक इतनी जल्दी मिलती है, उसकी एक दो और हमें बातें बताएं। मुझे याद है एक दफ़ा सड़क बनाने की कोई बात थी जी, बड़ी एकदम जल्दी उसका फीडबैक आता है। हाँ, वो एक तो वो मज़ाक में शुरू किया ना कि वो रोता हुआ आता कि अंकल वो लड़ाई हो गई थी, मेरा सर देखें खून निकल रहा है। उसने कोई एक बूंद खून है तुम्हारा, ये तो मैं उंगली सुरा करके तुम्हें वैसे पूरा कर दूंगा। तो वो मजाक करते करते उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा मेरी फुन ने मुझे सड़क मार दी है। उन्होंने कहा बेवकूफ़, सड़क नहीं मारते। उन्होंने कहा इसे सड़क मारी। कहता मैं समझ गया, अच्छा तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि ठेकेदार बजरी ला के ढेर कर देते हैं, फिर वो बिल पास होता है, फिर वो जब तक बिल पास होता है वो पत्थर उड़ते फिरते हैं और लोग भी उसको मारते फिरते हैं, तो ये सड़क ही मारनी हुई। तो वो इनडायरेक्ट हम उनको जो भी बात कहनी होती थी वो इस तरह से कन्वे करते थे कि वो बुरी भी ना लगे, मज़ाक में भी लगे और उनको बात पहुंच भी जाए, समझ भी जाए। मैं आपको एक और मज़े की बात, हमारे एक प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने बुलाया तो चाय पी रहे थे, रिसेंटली कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, तो उन्होंने कहा कि और जी फारूक साहब हमारे अंकल सरगम का क्या हाल है? मैंने कहा सर वो जो आपका हाल है। अब मैंने कह तो दिया, अब मुझे लगा कि ये क्या मेरे मुंह से निकल गया, तो मैंने फ़ौरन कहा कि सर मेरा हाल पूछें, वो तो एक मेरा कैरेक्टर का नाम है। कहते नहीं, जो आप कहना चाह रहे हो समझिए। तो फिर मैंने उनसे फ्रैंक होकर बात की। मैंने कहा सर इस मुल्क में आप बहुत बड़ा अवार्ड देते हैं एक फनकार को, लेकिन उनको कंजर मरासी भी कहते हैं, क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं कहते। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था आपने ये जवाब लेना है, एकेडमी क्यों नहीं बनाई फिर इनके लिए? वाह, ये फिर ये कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है उनके कितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये करने में। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि इस पाकिस्तान नेशनल काउंसिल में आप जब तक हैं, यहाँ पर इसका अपना चैनल होना चाहिए और एक वीडियो, क्योंकि वीडियो का ज़माना है जी, बिल्कुल। आप तो देखें ना, आप तो ज़रूरत है, आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं इसके ज़रिए, वैसे प्रैक्टिकली तो वो तो बहुत कमाल है। जो थिएटर है, जो मुझे बड़ा पसंद है, जो आपका थिएटर है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन जैसे अभी कोरोना आ गया बीच में, क्या किया ना, तो सारे ऑनलाइन एग्जैक्टली, तो एक तो चैनल होना चाहिए अपना, और उसमें जो फिर आप काम दिखाएंगे, उसमें लेक्चर्स होंगे, उनमें बड़े जो हमारे जो रुखसत हो रहे हैं आस्ता आस्ता, उनकी गुफ्तगू, 1 घंटे की गुफ्तगू सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी। फिर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन अच्छा, कुछ आपकी चीज़ और देखें, आप क्या सिलेक्ट करें कुछ हमारे? मैं अब आपको चीज़ें तो बहुत हैं। हमने क्या किया कि जो बच्चों के लिए कहा कि इनको इन्वॉल्व कैसे करें, तो एक स्कूल में हमने गाना, मैंने लिखा हुआ गाना चलाया दरख्त के ऊपर। अच्छा, कि पेड़ हमारे जीवन साथी। तो उनको कहा कि ये आप देख के ना, इसमें जो आपको समझ आता है गाना बार बार सुने और फिर इसको ड्रॉ करें। अच्छा, तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया ट्री स्टोरी, सेकंड बी, 2B।
छोटा छोटा सैंपल हम देखते जाते हैं ना। exactly, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आप एटीट्यूड बताते हैं। राइट। अच्छा, आप मुझे कुछ जो और बातें आपने जिस तरह कहा थर भी जाते थे और जगह पे भी जाते थे, तो वहाँ के एक दो और मुझे एनेक्डोट्स बताएं किस तरह बच्चे या उनकी फैमिलीज एक्चुअली आप उनसे काम करवा पाते थे। पपेट पावर के एक दो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अकल की बात, वो हमने वहीं से सीखी। हम अपने आप को बड़ा शहरी समझते हैं कि हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हमें सब कुछ पता है, नहीं। जो उनसे सीखा हैरत अंगेज़। मसलन मुल्तान की रिमोट एरियाज़ में हम कहीं राजनपुर से आगे कहीं शो कर रहे थे, तो हमारा मॉनिटर लगा हुआ था, सरगम फैमिली प्लानिंग का हमें था। अच्छा। कि इस पे करना है। मैं फैमिली प्लानिंग के को किसी और एंगल से करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ कि आपकी क्या ज़रूरत है, आप उनको पाल सकते हैं, तो बड़ा मज़ेदार था बन जाता। तो हमने एक बाबा जी आपके कितने बच्चे हैं, बाबा जी बैठे हुए थे, बड़ा हैरान हुआ। उसको सब ने कहा, बच्चे भी बैठे हुए हैं साथ में। हाँ। उनको कहते हो आपको पूछ रहे हैं अंकल। तो उन्होंने देखा, हाँ जी बाबा जी कितने बच्चे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं जी। तो सरगम कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं है। आप उसका जवाब सुनिए, कहना ये हाल ताड़ा प्यो चलाएगा आके कि मेरे पास ज़मीन इतनी है, मेरे बच्चे उस पर काम करते हैं अपना। अंदाज़ा ये हुआ कि हर जगह पे रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। हमने उनको, तो फिर क्या हम क्या करें, फिर कैसे बताएं इनको एजुकेट कैसे करेंगे, इनको बहुत टाइम ही नहीं है। ये हल नहीं चलाएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे रोटी। तो फिर हमने एक अजीब सा प्लान बनाया। हम चले जाते थे, जब वो खाना नहीं खाते, हमारे देहात में ब्रेक होता है उनका, जो हाँ। बीवी लेके आती है खाना, हाँ। वो मिल के खाते हैं हम। उस दौरान में 1 घंटे के दौरान में हमने कहा 15-20 मिनट का शो करना है इधर। अच्छा। लाइव। अच्छा। और उनको बातें बतानी है। और वो चूंकि वो जो खा रहे होते थे उस पर भी तनकीद मजा लेते थे, उनका जुगते हैं जैसे कहते हैं। हाँ। और इधर तो वो बड़ा एंजॉय करते थे, पता वो, लेकिन लिमिटेड था। हम तो चाहते थे ये पूरे पाकिस्तान में फैले। हाँ। मगर आपने फिर भी टूर काफी कुछ, हमने बड़े टूर। मैं साथ साथ थोड़े कोई सवाल है तो मैं, क्योंकि लाइव का मजा ही है, ठीक है ना। ये शान अली ये पूछ रहे हैं कि आप 90s को मिस करते हैं क्या, कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव था, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इक्विपमेंट आ गया है, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? पहले तो मैं बता दूं, ये शान अली जो है ना मेरी बेटी है, और ये अमेरिका में होती हैं। अच्छा जी, इसने वहाँ से किया, बड़ी हैरत भाई। थैंक यू वेरी मच बेटे। ये क्वेश्चन हमें तो घर में भी बताता रहता था कि हम हमारा काम अडॉप्ट, हम एक रिवायत अपने रखें, अपनी पहचान जिसे कहते हैं, और वो कभी ना भूलें। और आपने अगर मॉडर्नाइज अपने आप को नहीं किया तो फिर आप चल नहीं सकते माशरे के साथ। तो दोनों चीज़ों को होना चाहिए। वो तो आपकी बैग है ना, वो तो बैग है आपकी। बहुत अच्छा। अच्छा, फिर आप कई ऐसे मैसेजेस हैं कि भाई घंटा काफ़ी नहीं है, वो कह रहे 40 साल और इतनी लेजेंड आपने बैठाई हुई है यहाँ पर, तो 1 घंटा काफ़ी नहीं। सो हो सकता है हम इसको 2 पार्ट्स में कर लें, ठीक है ना, अगर आज हमें लगे कि काफ़ी नहीं है। अच्छा जी, फिर एक बात ये कोई कर रहा है कि एजुकेशन इतनी फॉर्म्स में आती है जी, तो ये जो आपकी है ये बहुत इंस्पिरेशनल, जिस फॉर्म में आपने एजुकेट किया पूरी नस्ल को, बहुत वो इंस्पिरेशनल है। और ये भी मज़ा ले रहे हैं कि बहुत इनरिच्ड आपकी लाइफ रही, आपको कितना एक्सपीरियंस मिला है कितनी चीज़ों से। अच्छा जी, और बीच बीच में मैं और फिर निकालती जाऊंगी। कोई फॉन्डेस्ट मेमोरी आपकी चाइल्डहुड की भी पूछ रहे हैं? मेरा चाइल्डहुड जो है ना, वो मैं अकेला ही था। अच्छा, एक बेटा अकेला, और पेशावर में, और फ्रंटियर। मेरे अब्बा इंजीनियर थे, कभी दरगई, कभी मालाकंड, कभी पोस्टिंग होती थी, और मैं, हम लोग फैमिली साथ साथ। अच्छा। अब वो साथ साथ जब फिरे तो एजुकेशन, वो फिर टीचर किसी को बुलाना पड़ता था, वो बेचारा किधर कहाँ से चल के आता था। बहरहाल तो मैं उनके साथ इतना रस बस गया, मिलजुल गया कि मैं अपने जूते स्कूल भुलाया करता था, क्योंकि मोस्टली नंगे पाँव आते थे बच्चे। कईयों की तो गुर्बत का ये हाल था कि उनको बस शलवार, कमीज़ लंबी सिलवा के भेज देते थे बस, और वो पहन के आते थे। तो मुझे मैं उनके साथ, लेकिन मैंने इतना कुछ लर्न किया कि ये हैं क्या ये लोग, और पश्तो बोलना और उनके साथ खेलना, और उनके साथ तो 2 चीज़ों का पता चला कि ये मुखलिस लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैं कहता था कि बड़ा गोरों से मिलता है इनका जो है, और दूसरा ये कि ये अपनी सकाफत से बहुत वो मुझे जुड़े हैं। वो अभी तक लगता है कि वाकई सही, मैंने सही कहा था, और उनको मान भी है उसके ऊपर।
और उनके बड़े, जब मुझे लैंग्वेज समझ आनी शुरू हुई उनकी, तो पता चला कि तो बड़े, मैं एक छोटी सी, हम नॉर्थ वजीरिस्तान शो करने गए, वहाँ पर गए, अब मुझे सब कहे, और मैंने कहा अगर लिखी हुई है तो कोई नहीं बचाएगा, चले गए, एक स्कूल में गए, वहाँ पर देखा लोगों ने आपको डराया कि डेंजरस है। हाँ, तो मैं चला गया वहाँ पर, स्कूल एक बच्चे वो मैंने कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। हाँ। मैंने कहा यही तो मैं देखना चाह, वो एक बच्चे से पूछा तो उसको बड़ी कम नॉलेज का पता था। मैंने कहा कोई अपना बताएंगे, आप किसको पसंद? खुशहाल खान खट्टक को। अच्छा, तो मुझे वो याद आ गया ज़माना कि अपने, और खुशहाल खान खट्टक की पोइट्री या उसकी जो कलाम या उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त है। वो तो आपको लैंग्वेज आएगी तो, लेकिन कहने का मकसद है कि मुझे तो मेरा बचपन अकेलापन में गुजरा और मैंने नेचर को इतना स्टडी किया और लोगों को भी बड़ा स्टडी किया, क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि स्कूल में आप इतना घुल मिल जाते थे, मेरा ख्याल है जो आपकी लैंग्वेज है ना, आप जैसे आर्टिस्ट जो है अपने ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर बिल्कुल महारत रखता है, या एक शायर अपने अल्फाज के ऊपर, आपकी लैंग्वेज जो थी ना वो कमाल की थी, क्योंकि आप हर रीजन के बच्चे को या कैरेक्टर को ऐसे उसको पकड़ते थे तो पता चलता था मुशाहिदा बहुत गहरा है। राइट, वो मुशाहिदा ही काम आता है आपके, तभी तो लोग रिलेट कर पाते थे। हर इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग, हर रीजन के लोग, उनको कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल जाता था। ये वापस से आ जाता है। फिर ये मैंने फिर अप्लाई कहाँ किया, बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा बुलाया, सब अंकल साहब आगे करीब में फुटबॉल खेल रहे, मैंने कहा ये तुम जहाँ खेल रहे हो यहाँ गन देखा है? नहीं हमने तो नहीं फेंका। मैंने कहा मुझे पता है आपने नहीं फेंका, ये जिस ज़मीन पे आप खेल रहे हैं घास देखो, ये आपको फल देती है, ये साया देती है, ये बददुआ देगी आपको। अच्छा जी, तो फिर क्या करें? मैंने कहा साफ करो इसको, आने से पहले साफ। तो एक वो 3 दिन के बाद फिर गया उसी ग्राउंड में, अंकल वो हमने, मैंने कहा उधर कहने के वो हमने नहीं। कहने का मकसद ये है कि मोटिवेट करना है इसको। ये सब इतनी कमाल कौम है। एक और सफाई करने वाला था, वो सर जी मुझे लोग गंद फेंक, मैंने कहा तुम उनसे अच्छे हो, ये गंद करते हैं, तुम गंद साफ करते हो। वो उसको इतनी इनकरेजमेंट हुई तो मुझे आके बताया करता था जी फलां जगह साफ कर दिया फलां। मैंने कहा वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो एक ही ख्याल आया कि ओहो अच्छा, इनको मोटिवेट करना जो है, इनको इंसेंटिव देना आपका जादू है, ये है ना, आपका पावर है। ये आपने पपेट पावर इतना अच्छा टर्म यूज किया ना, दैट इज वंडरफुल। अच्छा, अब थोड़ा सा आपकी फैमिली की भी बात करें। हम देख लें टाइम हमारा कितना रह गया, क्योंकि वरना हम पार्ट 2 पूरा का पूरा फैमिली पे ले जाएंगे। क्यों जी? अच्छा, थोड़ा सा फिर हम पपेट्री पे फोकस करते हैं, और मेरे ख्याल है फिर हमारे जो देखने वाले हैं उनसे हम ये कहेंगे कि एक हम कल इसका पार्ट 2 करेंगे, जो फिर हम फैमिली के ऊपर फोकस, है ना? तो आप मुझे टाइम का ज़रा सा अंदाज़ा दे देना, ठीक है? ओके। सो हम अभी ज़रा सा आपकी पपेट्री के शो पे 1-2 चीज़ें अगर इनको दिखा दें हम, और जी बिल्कुल, इसमें आपकी बड़ी जो चॉइस हो। जी बिल्कुल। अभी हमने फिर इसको मैसेज क्या करना शुरू किया। हाँ जी। कि अच्छा, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ फिर मैंने बच्चों से कहा कि खुद गाया करो। अच्छा। उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं आता गाना। मैंने कहा सीखो, गाना क्या, जिस आवाज़ में भी गाओगे तुम वो चल जाएगी, क्योंकि पपेट गा रहा है। मैंने खुद गा के दिखाया उनको, फिर गाया भी। और फिर तो जो आपके कैरेक्टर्स चलाने वाले थे, आप जी मैं उन्हीं को एग्जैक्टली वाला आप करना चाहेंगे, फिर हम उसकी इसमें एक हमने एक स्कूल में किया था, ये भी एनवायरनमेंट पे है, टीना रियर 007। अच्छा जी, ठीक। अरे टीना मुश्किल है बड़ा जीना, आलूदा फजाओं ने सेहत को जो है छीना। ओ टीना टीना री, अरे टीना मुश्किल है बड़ा जीना, आलूदा फजाओं ने सेहत को जो है छीना। टीना अंकल, अरे ओ अंकल, जरा होश से जीना तुम, कैसे हाथों से गवाना ना, क्या सेहत का नगीना तुम, माहौल जो सुथरा हो, जीना नहीं फिर मुश्किल। अंकल, अरे ओ अंकल, जीना नहीं फिर मुश्किल।
बीमार सा लगता है, हर संत बेचैनी का अंबार सा लगता है। मट्टी से भरी सांसें, धुएं से भरा सीना, मुश्किल है बड़ा जीना। टीना अरे ओ टीना, टीना रे अरे टीना, मुश्किल है बड़ा जीना। आलूदा फज़ाओं ने सेहत को जो है छीना। टीना चेहरों पे रहे लाली, बढ़ाए अगर हम तुम हरियाली शजर जंगल। ये वैसे दिल तो करता पूरे पूरे जी। मगर हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सैंपल चला रहे हैं। मैं सोची थी थोड़े से आपके मैं और सवाल ज़रा से कर लूँ। मज़े मज़े के लोग वैसे पूछ रहे हैं। हम्माद सनी है, वो पूछ रहे हैं कि आप पीएनसी में क्या टीच करें। तो ये तो मैं भी क्लैरिफाई कर दूं कि वैसे तो हम आपसे सीखते ही रहते हैं, मगर एज सच आप नहीं टीच कर रहे, आप पपेट्री को ओवरऑल देख रहे हैं। उसको मज़ीद निखार रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, जो पीएनसी में जितने भी पपेट के शोज बने, लिखे गए और जहाँ परफॉर्म होते रहे, तो उनको निखारा, संवारा, उनकी स्क्रिप्ट को बेहतर बनाना, गाइड करना हमारी टीम को। अच्छा जी, मरियम का सवाल है कि डू यू लाइक टुडेज कॉमेडी, व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू मेक। आजकल की जो कॉमेडी होती है, वो आपने सही कहा कि आप सैटायर करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल की जो आप देख रहे हैं कि वो भी करंट अफेयर्स में बड़े जोक्स करते हैं, और उसके बारे में कोई आपका ओपिनियन हो। कॉमेडी जो है ना वो रंग बदल गई है। कॉमेडी जो पहले थी थिएटर में होती थी, आपका मूड होता था, आप थिएटर में देखने जाते थे। थिएटर की कॉमेडी मुझे पसंद नहीं, लेकिन उनकी रोज़ी लगी हुई है, वो कहाँ जाएं, वो क्या करें। मुझे एक बार गवर्नर साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि फारूक, वो तुमने पिछला कॉलम जो लिखा था, मैंने बंदे को भेजा, तुम ठीक कह रहे थे और मैंने वो बंद करवा दिया। मैंने कहा सर ये क्या किया आपने? कहते तो तुमने खुद लिखा। मैंने कहा सर ये आपका काम नहीं है, ये आप तो उनकी रोज़ी का क्या होगा जो ये काम कर रहे हैं, आपका काम है इसको, तो कैसे करूँ। मुझे गवर्नर साहब पूछ रहे हैं। मैंने कहा लाहौर में मुन्नू भाई, शुएब हाशमी, सब बैठे हुए हैं, इनकी ड्यूटी लगाएं, इनको कहें कि अगर ये गलत गया तो आप जिम्मेदार होंगे। कहते इनको मनाएगा कौन? मैंने कहा यही तो काम है आपका। आप ये इनसे जो एक लफ्ज़ भी कहेंगे बेहतरी, तो उनके जिम्मा लगा। फिर उन्होंने फिर ऐसे किया, वो फिर मुझे पता चला, मुझे कहने का बड़ा मुश्किल हुआ। मैंने कहा कोई नहीं, चेंज तो ऐसे ही आता है, चेंज ऐसे ही आएगा। वो हुआ ये कि जो कॉमेडी है वो रंग, मैं बता, कॉमेडी में सुहेल है, कभी बुरा नहीं कहेगा। सुहेल अहमद वो टीचर है इनका। क्या करें कॉमेडी, अब वो उनके कहाँ, उनके पास कोई है नहीं ना, प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो आदत बन गई। अब फिर वो अब आ गई चैनल में, अब हर चैनल में है, प्रोग्राम में एक ही जैसे होते हैं। हाँ। लेकिन कॉमेडी मेरा ख्याल है जो वक्त के मुताबिक है। आजकल कॉमेडी में लोग, मुझे ये लग रहा है कि लोग इसमें कुछ सोफिस्टिकेशन देखना चाह रहे हैं। जो वैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए कि जो ज़रा मज़ाहिया चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चलती है, वायरल होती है, लोगों को अच्छा लगता है एक लाइटर मोड में सुनना बात को। मैं अपने कार्टून बनाता हूँ, डेला मेरा कार्टून एक अखबार में पॉपुलर है वो। नहीं, लेकिन जो मैं पॉलिटिक्स पे बनाता हूँ हल्की सी, वो तो इतने लाइक, मैंने कहा अच्छा ये सारे उधर ही लगे हुए हैं। हालांकि मैं बीच में बड़े दूसरे भी बनाता हूँ, बताता हूँ ये वो। हाँ। तो बड़ा मुश्किल देखेंगे है। भी आपका कोई पॉलिटिकल जो है ना गाना शाना। अच्छा जी, मलिया हुसैन जो एक आपके घर से मैसेज आया, मेरे घर से मेरी बहन, उन्होंने कहा कि आजकल की नहीं, उन्होंने आपके बचपन पे सवाल किया है कि व्हाट डिड यू वांट टू बिकम। आप जब छोटे थे तो आप उस वक्त क्या सोचते थे? अभी तो आपने कहा ना मैं इस तरह से ट्रैक बनते बनते बन गया आपका, लेकिन आप बचपन में कुछ सोचते थे कि मैं बड़ा होके क्या? हमारे ज़माने में ना कुछ सोचा जाता था, और जो मेरे वालिद साहब जो कि इंजीनियर थे, वो कहते थे मैं इंजीनियर ही बनूँ। उनको मैं कैसे बताता, जब मैं मैट्रिक किया, पास आउट किया, तो उनको बताऊँ कि मुझे तो टके का मैथमेटिक्स नहीं आता, डर के मारे उनको बताता ही नहीं था। वो कहते थे तुमने एफएससी करनी है, तो मैंने उनको बताया वगैरह, एफए में दाखिला ले लिया।
आर्ट्स में। अच्छा। फिर उसमें भी अच्छे नंबर लिए, उनको फिर भी नहीं पता चला। फिर मैंने बीए किया, उन्होंने कहा बीएससी करनी है, हमने कहा बीएससी कर रहे हैं। फिर बीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनको नहीं पता चला। बीए के बाद जब मैं नेशनल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उन्होंने कहा वो तुम तो ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ये इधर क्यों? मैंने कहा सर ये टेक्निकल। फिर वहाँ से डिग्री ली तो फिर वो कुछ नरम हुए। और फिर मुझे जब अवार्ड मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उस पर वो फिर उन्होंने कहा अच्छा यार तो काम करता है इसका मतलब। एक्नॉलेजमेंट हुई है इतने हाई लेवल। इंजीनियरिंग मुझसे हटाई उन्होंने, वरना वो मेरे पीछे पड़े थे इंजीनियर बन। तो हमारी सोच नहीं, हम तो दूसरों के हाथ में होती। अब जो जनरेशन है, अब जो माँ बाप बड़ी स्मार्ट है, हो वो तो बचपन से सोचते हैं कहाँ लेके, और वो उनको आर्ग्यू करते हैं बाकायदा, अपने फैसले पे भी करते हैं। उनके पास ये भी है, ये भी सारा। राबिया ज़िया का एक कमेंट है कि फॉन्डेस्ट मेमोरीज चाइल्डहुड की, और कुछ नाम भी लीजिए। चाइल्डहुड की मेमोरीज में मैंने बताया मैं अकेला होता था और नेचर को ऑब्जर्व करता था और अकेला ही फिरता था। एक बार मुझे ये ना दरख्तों पे चढ़ने का बड़ा शौक़ था और मैं अक्सर बैठा रहता था वहाँ पर। अच्छा। और मैं ये देख के अब अम्मी को बताता था कि अम्मी ये जो चिड़िया है इसके तो हाथ नहीं है, ये इतना खूबसूरत घोंसला कैसे बना लेती है। अरे अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जाके देखा करो। तो मैं बैठा रहता था, वो चिड़िया कोई चीज़ लाती थी। मैंने कहा इतनी देर वो मुझे पता नहीं लगता, आपकी पर्सनालिटी में इन हो जाता है। फिर आप ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं वो बड़ी ज़रूरी होती है। एक मरियम अहमद ने लिखा है कि आप ये रिक्वेस्ट है कि एज अ टीचर आपके जो प्लेज हैं या जो आपने छोटे छोटे स्किट्स बनाए, सॉन्ग्स हैं, इनको कोई आर्काइव्स ऐसे बने कि जो टीचर्स के काम आ सके। यही तो रोना है। 20-22 के करीब मेरे लॉन्ग प्लेज हैं जो टेलीविज़न पे चल चुके हैं। और बहुत से प्लेज हैं। एक मुझे आगा साहब ने गन पॉइंट पे कहा था अभी लिखो बच्चों के लिए। फिर मैंने एक स्टोरी लिखी जो इतनी मज़ेदार थी, खुद भी बड़ी अच्छी लगी। कल आज के बच्चे, अच्छा। यानी कि बच्चे अगर ये पेरेंट्स को बच्चे बना दिया और उनको पता चलता है बच्चों की प्रॉब्लम क्या, अच्छा। और बच्चों को बड़ा बना दिया, उन्हें कि वो किधर फंस। तो अपने भी दौर में आप जहाँ पर हैं अपना काम करना चाहिए। अच्छा, तो वो इस तरह के और भी हैं बहुत से प्लेयर्स। मेरे किताबें यूनिसेफ की छपी हुई हैं। पर सोचिएगा जो कलेक्शन का किसी ने कहा ना, हाँ, अच्छा ये कहा करना, है हाँ, ना? मैं ये कहना, लेकिन और ये आर्काइव्स कहीं अवेलेबल हो ताकि टीचर्स वहाँ से पिक करें। आपने जैसे शुरू किया था जैसे लोक विरसे में, तो हमें पता चला ना, हमें तो पता भी नहीं है कि किधर जाना है, क्या करना है। और मेरी तबीयत भी ऐसी है, मुझे जब कोई कहता है तो फिर मैं काम कर देता हूँ। लोक विरसा की आर्काइव जैसे डिजिटाइज करके सर्चेबल थी, तो इस तरह की कोई चीज़ हो कि पानी और पता चले आपका गाना आ जाए, है ना? बिल्कुल सही। अच्छा जी, और किसी ने आपको कुछ चीज़ें याद भी करा रहे हैं लोग कि हमने फलाना गाना बनाया था। आपसे बहुत प्यार का इजहार हो रहा है जी। कुछ उन्होंने कहा टिप्स बताइए, मीडिया कम्युनिकेशन वालों के लिए कुछ टिप्स बताइए। एक इरम लोधी का सवाल है कि कोई ट्रिक्स, हाउ कैन वी कम ओवर कोरोना और फिर जो हरासमेंट है, और कोई पपेट पावर बताइए जिससे हम इस पे काबू पा सकें। कोरोना जो है ना, हमें बड़ी लगता है कि अल्लाह ने, हम बाज नहीं आए तो उन्होंने कहा कि इनको सबक सिखाना, ऐसी की तैसी नहीं, इनको सबक सिखाना। क्योंकि मैं जब 68 में चाइना गया था, नहीं 78 में, तो मैंने वहाँ लोगों को मास्क पहने देखा। मैंने कहा इनको बू आती है, क्यों मास्क पहने हुए? पता चला कि वो इसी वजह से पहनी हुई है कि आपकी जर्म्स ना ट्रांसफ़र होती है ना आपको आती हैं। ये मैं सिर्फ 78 की बात होता। तो ग्रेजुअली हम लापरवाह से लोग हैं, तो हमें ऑर्गेनाइज़ किया कि अगर हमें आपको ऐसी खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी आ जाए तो मिलके डिसिप्लिन है। कैसे हाँ। कुछ ऐसे भी लगता है कि फैमिली टाइम ज़्यादा बढ़ गया। वो तो है डेफिनेटली। मेरे जैसे लोग तो बहुत ढीठ हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों का लड़ाइयाँ भी बड़ी शुरू हो गई। ये भी है, थोड़ा सा वो नेगेटिव साइड भी है। अच्छा, एक ज़ैनब रज़ा ने लिखा है कि आप ये बताइए कि आप सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी टाइम में क्या मिस करते हैं? इन अदर वर्ड्स, आपको क्या इतना अच्छा लगता था जो आप मिस करते हैं? देखिए, वो असल में जो यूनिवर्सिटी है, एक जो इदारा होता है उससे उसका एहतराम रहता है। आप बूढ़े हो जाएं तो वो लगेगा कि आप फिर उस स्कूल एक में, पेरेंट की तरह ना। मैं अपने नवासों को पेशावर ले गया। मैंने कहा आज तुम्हें अपना स्कूल दिखाऊंगा। वहाँ मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई क्योंकि जब जिन हालत में हम छोड़ के गए थे उससे 1000 दर्जे ख़राब हालत में,
सड़कें टूटी हुई, लोगों ने कच्चे मकान, छत। हमारा स्कूल बोर्ड लगा हुआ था, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर, सिविल क्वार्टर्स पेशावर। अब हम अंदर चले गए, एक कमरे में होता था, मंदिर को तोड़ के उन्होंने स्कूल बनाया हुआ था जब पार्टीशन के ज़माने। अब हम अंदर चले गए, मंदिर को तोड़ के नहीं, मंदिर तो था ही, मंदिर की बिल्डिंग के अंदर बनाया हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि अपने बेगम को बताऊं कि ये मैं जब लिखा करता था कि आज का काम कल पे, मेरी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी, तो यहाँ बोर्ड लगा होता था खिड़कियों, वहाँ देखा टूटी फूटी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। फिर मैं गया तो उन्होंने कहा जी नया स्कूल बन गया। इतना मैं गया, बच्चे इकट्ठे हो गए, अब उनमें से कोई पहचाने, टीचर पहचान गए। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आऊँगा और एक फ्री शो करूँगा आपको। अच्छा। उस जगह पे जहाँ पर मैंने एजुकेशन शुरू की। और वो इतना मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मैं फैंटेसी में घूम रहा हूँ। मैं पुराने 50 साल के बाद गया था, लेकिन शर्मिंदा बड़ा हुआ कि बच्चों को तो मैं बड़ा कुछ और बता के गया हुआ था। वो समझते थे कि पता नहीं वो कॉन्वेंट का स्कूल होगा जैसे हम जिसमें पढ़ते हैं, जैसे उसका और बुरा हाल और बुरा आ गया ये। अच्छा, फातिमा आतिफ है हमारी बहुत एक्टिव हज़ारा कम्युनिटी से, उन्होंने आपके लिए बहुत दुआएं, उन्होंने कहा कि आपको बहुत प्यार करते हैं, अपने अंकल सरगम को बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारी आपकी हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआएं हैं। ये कमेंट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपका टीवी के लिए, ये पूछ रहे हैं शेर रुमान, ये टीवी सहर रुमान। इनसे टीवी से पूछना चाहिए। हाँ, ये बात बचे, बिल्कुल ठीक है, ये उनसे पूछना चाहिए कि कोई नया प्रोजेक्ट है कि नहीं है। हाँ, वैसे तो कह रहे हैं बहुत कि जी पुराने वक्त के टीवी का सामान लेकर आ रहे हैं, तो कोई वापस आनी चाहिए। अच्छा जी, मेरा एक आइडिया है जो मैंने टीवी को दिया, उन्होंने पसंद भी किया, लेकिन शायद बजट का मसला। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम जो हमारे लड़के हैं और नए लड़कों को ऐड किया जाए और उनसे सीखें प्रोग्राम के अंदर ही। वो स्किट ऐसे बनाए जाएँ कि वो सीखते भी जाएँ। अब उन्होंने कहा अब देखें कुछ होता है कि नहीं बारा। अच्छा, एक मरियम अब्बास ने कहा, और फिर इसके साथ हम थोड़ा सा रैप अप करेंगे, कि आपके कोई बच्चों में, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन में कोई आपके रास्ते पे चल रहा है? ये मेरी बेटी है मरियम अब्बास, ये इस्लामाबाद में होती है। ये ट्रिक क्वेश्चन था, इससे पूछना चाहिए कि आप बताओ आपका क्या हिस्सा डाला। अच्छा, वो ये मेरे नवासे जो हैं इतने ज़बरदस्त क्रिटिक हैं, छोटे छोटे थे जब आते थे देखते थे, अब वो तनकीद भी करते हैं, ये पपेट क्यों है ऐसा, ये बना क्यों है। बस ये फैमिली की बातें हम अगले पार्ट में करने वाले हैं, करेंगे, तो इसका जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। ट्रिक क्वेश्चन था ये, है ना। अच्छा जी, मेरे ख्याल है हम यहाँ पे रैप अप करेंगे, क्योंकि हमने वादा तो 1 घंटे का किया था, लेकिन लोगों ने सही कहा था कि इतनी बड़ी लेजेंड हो और इतनी भरपूर ज़िंदगी हो जिसके इतने डायमेंशंस हों, उससे 1 घंटे में गुफ्तगू समेटना बहुत मुश्किल है। तो हम इसी तरह 7 बजे कल लाइव स्ट्रीम करेंगे, शायद सवालों के जवाब दे पाएँ या ना, लेकिन फिर भी हम इसी का पार्ट 2 जो है कल आपको दिखाएंगे। आप लोगों की कंपनी का शुक्रिया, और फारूक साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका ग्रेट, मुझे चांस दिया आपने, और बहुत ज़्यादा मैं बोल गया। नहीं, आप बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोले, और मगर जैसे ये हालात हैं इसमें आप आए PNCA और हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर से मैं इख्तिताम पे कहूँगी कि आपको जो अवार्ड मिला है, एक बहुत हाई लेवल पे रिकग्निशन, ये एक बहुत ऑनर की बात है, तो आपको इसकी बहुत मुबारक, आपकी फैमिली को बहुत मुबारक, और हम आपके साए खुद ही प्राउड होते फील करते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं आपके करीब। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच। एंड आप ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है ये आपके फेसबुक पे रहेगी, तो अभी जो लाइव देख रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो इसको देखता जाए प्लीज़ आगे शेयर करता जाए। दिस इज़ समथिंग आवर फैमिलीज शुड इन्जॉय, आवर चिल्ड्रन शुड इन्जॉय, और ये वो हिस्ट्री है जो बड़ी कीमती है, और इसको साथ साथ आगे फैलाएं भी, और इसको आगे इस पे बात भी कीजिए। सो वी विल सी यू अगेन एट 7 PM। फेसबुक जो PNCA का है उसको आपने लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी करें और उसका लिंक शेयर भी करें। कल 7 बजे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू और खुदा हाफिज़।